हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक वो लेक्चर लेके आ गया हूँ जिसकी आप लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे कि अगस्त मंथ कंप्लीट होता है और आपको पता होगा मैं मंथली करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आता हूँ। सो आज हमारा जो लेक्चर है दैट इज अगस्त 2024 का मंथली करंट अफेयर्स है, ओके, जो कि एक बड़ा लेक्चर है बट सारे पॉइंट्स मैंने अगस्त के यहाँ पर कवर कर दिए हैं। ओके, इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने प्रॉपर सेगमेंट बना दिए हैं, ठीक है। जैसे कि अपॉइंटमेंट हो गया, अवार्ड्स हो गए, रैंकिंग हो गई, पोर्टल हो गई, ऑबिटरीज हो गई, जितनी भी चीज़ें, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स, सबके प्रॉपर सेगमेंट बना के मैंने इसको लेक्चर को पढ़ाया हुआ है। तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मेहनत से मैंने लेक्चर को बनाया हुआ है, तो एटलीस्ट आप वीडियो को, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो, क्योंकि अब आपको आने वाला है मजा और सारे पॉइंट्स आज आपके क्लियर हो जाएंगे। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं, दैट इज 8 मंथ करंट अफेयर्स। आप यहां पर देख सकते हैं जनवरी 2024 से लेके अगस्त 2024 तक की सारी करंट अफेयर्स जो है वो एक बुकलेट में प्रोवाइडेड है, ठीक है। कहने का मतलब ये आप अगस्त मंथ तो देख लोगे, बट अगर आपको पूरा पिछले 8 मंथ की करंट अफेयर्स चाहिए तो ये बुकलेट आपको मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रॉपरली ये बुकलेट बनाई गई है, ठीक है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। तो आप इस बुकलेट को कैसे ले सकते हो, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप करना, आपको इस बुकलेट की डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, अब आप सोचेंगे जब बुकलेट के साथ और भी कुछ देंगे, बिल्कुल, इस बुकलेट के साथ एक और बुकलेट मिलेगी आपको, दैट इज 1500 प्लस एमसीक्यू जनवरी टू अगस्त, मतलब जनवरी से अगस्त तक की जितनी भी चीजें हैं विद एक्सप्लेनेशन, करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में। और देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम्स वगैरह का भी इस्तेमाल किया हुआ है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। ऐसे एमसीक्यूज नहीं कि डायरेक्टली एमसीक्यूज दे दिए, कोई डायग्राम्स ही बनाए हुए हैं, सब में देखिए डायग्राम्स बनाए, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो ये 1500 एमसीक्यूज आप कर लो और ये इस बुकलेट को कर लो। एग्जाम से पहले अगर आपका एग्जाम बहुत क्लोज है, आपका ज्यादा टाइम नहीं है, तो ये 2 बुकलेट आप पढ़ के चले जाना, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अब आप सोचेंगे सर एग्जाम तो हमारा 3 दिन बाद है, 4 दिन बाद है, कैसे बुकलेट हमारे तक पहुंचेगी? तो आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको इसको याद रखिएगा, ये बुकलेट जो है सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा। इसका एक मिनिमम सा चार्जेस है, वो आप पे करके बुकलेट को सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में भी ले सकते हो। और इस बुकलेट के साथ आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे आप मेरा मंथली करंट अफेयर्स देखते हो, वीकली करंट अफेयर्स देखते हो, डेली करंट अफेयर्स देखते हो, उन सब की पीडीएफ भी प्रॉपर पुराने से लेके आगे आने वाले तक की, जो आगे आएंगी भी फ्यूचर की, वो सब भी दे दूंगा। मतलब लाइफ टाइम आपको करंट अफेयर का सब्सक्रिप्शन दूंगा। तुरंत व्हाट्सएप करो, ऑफर चल रहा है, ये बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप व्हाट्सएप नहीं करने वाले हो तो एप्लीकेशन से भी आप बाय कर सकते हो। अब आप सोचो सर मुझे ना कुछ बाय नहीं करना है, मुझे कोई बात नहीं, आप इस लेक्चर को देख लो। इस लेक्चर को देखने के बाद आप डिसाइड कर लेना कि आपको बाय करना है कि नहीं करना है। ओके, तो चलो अभी इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और फिर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बुकलेट की वैल्यू कितनी ज्यादा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द अगस्त 2024 करंट अफेयर्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने अगस्त 2024 को, और उसमें मैंने आपके लिए टॉपिक वाइज इस अगस्त 2024 को डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा अपॉइंटमेंट्स, और उस अपॉइंटमेंट्स में भी मैं सबसे पहले टॉपिक करूंगा नेशनल अपॉइंटमेंट्स। तो देखते हैं कौन कौन सी नेशनल अपॉइंटमेंट है जो अगस्त 2024 के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक करके हम सारे सेगमेंट्स बनाएंगे और एक एक करके सारी चीजें अगस्त 2024 की डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले अगर हम देखें तो एयर मार्शल, जिनका नाम है तेजिंदर सिंह, रिसेंटली ये अपॉइंट हुए हैं डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स के आपको याद रखना है डेप्यूटी चीफ अपॉइंट हुए हैं। आप सोचोगे सर इंडियन एयरफोर्स के मेन चीफ मतलब चीफ कौन है एट प्रेजेंट, तो उनका नाम भी आपको याद रखना है, दैट इज विवेक राम। तो राम जी के नाम से याद कर सकते हैं, वी आर चौधरी के नाम से मैंने याद किया हुआ है। तो वी आर चौधरी जो है वो एट प्रेजेंट आपके मेन जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, और अभी उनके डेप्यूटी चीफ जो अपॉइंट हुए हैं तेजिंदर सिंह है। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आएगा, आपको बताना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करता हूं मैं चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इस साल के एग्जाम का, क्योंकि आप देख सकते हैं पहली बार कोई पर्सन जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, मतलब दलित हैं, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो पहली बार याद रखें रेलवे बोर्ड के चेयरमैन या सीईओ बने हैं। उनका नाम है सतीश कुमार, तो ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने रिप्लेस भी बड़े इंटरेस्टिंग पर्सन को किया है, जया वर्मा सिन्हा। ये पहली वुमेन थी जो रेलवे बोर्ड की चेयरमैन और सीईओ बनी थी, तो अभी ये रिप्लेस हो गई हैं और नए जो बन गए हैं सतीश कुमार बन गए हैं। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए। उनका नाम आपको रखना बी श्रीनिवासन जो है वो नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए, किसके? एनएसजी के। तो ये भी आपको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स में ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट देखिए डायरेक्टर ऑफ ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की अगर बात करूं, ईडी हम बहुत बार सुनते रहते हैं, तो कौन है अभी डायरेक्टर, कौन है ईडी के? तो राहुल नवीन। तो इनका नाम भी आप याद रखिए, राहुल नवीन जो है वो आपको याद रखना है कौन है, दैट इज ईडी के डायरेक्टर है। ओके, नेक्स्ट
न्यू चेयरपर्सन ऑफ नैस्कॉम। नैस्कॉम के नए चेयरपर्सन कौन है? तो इनका नाम आप देख सकते हैं, इनका नाम है सिंधु गंगाधरन। ओके, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, इसलिए यहां पे मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, टू द पॉइंट आपको डिस्कशन करा रहा हूं। सिंधु गंगाधरन जो है न्यू चेयरमैन ऑफ नैस्कॉम है। ओके, नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर के डीजीपी अपॉइंट हुए हैं। एक्चुअली नलिन प्रभात जो थे ना, पहले एनएसजी के याद कि डायरेक्टर जनरल थे, बट अब इनको एनएसजी के डायरेक्टर जनरल अब ये नहीं है। नलिन प्रभात को एट प्रेजेंट डीजीपी अपॉइंट कर दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि पहले डायरेक्टर जनरल थे एनएसजी के और अभी डीजीपी बन गए, इसलिए मैं इनके बारे में कवर कर रहा हूं आपके लिए। ओके, नेक्स्ट 27th चेयरमैन ऑफ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 27th चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो उनका नाम देख सकते हैं याद रखिए चाला शेट्टी जो है वो सीएस के नाम से आप याद कर सकते हैं। नए चेयरमैन अपॉइंट हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, और ये 27th चेयरमैन है। तो ये भी याद रखना आपको, एसबीआई के 27th चेयरमैन कौन है? दैट इज चाला शेट्टी। ओके, और इन्होंने दिनेश कारा जो है उनको रिप्लेस किया है। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एसबीआई जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है और एसबीआई नेशनलाइज कब हुआ था? ये दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज कब हुआ और एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंडिया के नए कैबिनेट सेक्रेटरी, अब इन्होंने नए कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट हो गए, इनका नाम है टीवी सोमनाथन। ओके, तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। इन्होंने रिप्लेस किया है, इनसे पहले जो थे वो राजीव गौबा थे, उनको रिप्लेस कर लिया है नए कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने। ओके, नेक्स्ट आता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इंटरिम चेयरमैन अपॉइंट हुए। इंटरिम चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनका नाम है एम सुजेश। तो ये भी पूछ सकते हैं अभी एट प्रेजेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो करेक्ट आंसर होगा एम सुरेश, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा जो दैट इज पहले जो हमारी थी रुचिरा काम्बोज, उनके रिटायरमेंट के बाद ये सीट बहुत टाइम से वैकेंट थी, अब इसको फिल कर दिया गया। पी हरीश, याद रखिएगा, ये अपॉइंट हो गए इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन इन न्यूयॉर्क। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपसे कि अब इंडिया के एम्बेसडर कौन है यूनाइटेड नेशन में? यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज पी हरीश। ओके, चलिए नेक्स्ट, डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की मैं बात करता हूं, इसके नए डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए? दलजीत सिंह चौधरी। देखिए पहले ये एसएसबी के डायरेक्टर जनरल थे, ओके, बट अब ये एसएसबी के डायरेक्टर जनरल नहीं है, इनको डायरेक्टली अपॉइंट कर दिया गया है बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल। तो दलजीत सिंह चौधरी जो है बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल है। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं, ऐसी सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल जो है नए अपॉइंट किए गए, इनका नाम है राजविंदर सिंह भाटी। तो आप यहां पर दोनों ही आपको डायरेक्टर जनरल याद रखना है, सीआईएसएफ के भी और आपके बीएसएफ के भी। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, दैट इज ईएसआईसी की बात कर रहा हूं, जो कि आपको पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है, जिसके मिनिस्टर हैं अपने मनसुख मांडविया जो हैं वो एट प्रेजेंट लेबर और एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर हैं, और इसके नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं किसके? दैट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के, उनका नाम है अशोक कुमार सिंह। तो डायरेक्ट याद रखिएगा अशोक कुमार सिंह अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आईसीसी की, आईसीसी आप सबने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आईसीसी के नए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मैं बात कर रहा हूं, उसके नए चेयरमैन अपॉइंट हो गए, उनका नाम है जय शाह, और ये खासकर इंडिया के याद रखिएगा बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, बट अब ये आईसीसी के चेयरमैन हो गए हैं, और ये यंगेस्ट है आईसीसी के चेयरमैन अपॉइंट होने वाले, क्योंकि इनकी एज जो है सिर्फ 35 ईयर्स है। 35 ईयर्स में आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। 1 दिसंबर 2024 से अपनी पोजीशन को लेंगे। ओके, और ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम कोई इंडियन आईसीसी का चेयरमैन बना है, 5th ये आईसीसी के चेयरमैन बने जो इंडियन है। मैं आपको ऑलरेडी जो रह चुके हैं वो बताया था, जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन, शशांक मनोहर, ये ऑलरेडी 4 लोग जो है इंडियन आईसीसी के चेयरमैन रह चुके हैं, और ये 5th चेयरमैन होंगे हमारे, दैट इज जय शाह। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब देखिए सारी नेशनल अपॉइंटमेंट्स हो गई अगस्त मंथ की, अब हम सारी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स कर लेते हैं, कौन कौन सी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले आप देखिए यहां पर आप एक वुमेन देख रहे होंगे, इनका नाम है फतमे मोहजरानी। याद रखिए फतमे मोहजरानी जो है ईरान की पहली फीमेल गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन बनी है। तो ईरान में पहली बार कोई फीमेल गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन बना, उनका नाम याद रखिए, फतमे के नाम से आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस कंट्री की फतमे मोहजरानी जो है फर्स्ट फीमेल गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन बनी? तो करेक्ट आंसर होगा ईरान, जिसकी कैपिटल क्या है? तेहरान है। ओके, चलो कमेंट बॉक्स में बता दो, ईरान के प्रेसिडेंट भी बहुत न्यूज में हैं। ओके, आप मुझे बता दिए एट प्रेजेंट
हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहे हैं बिकॉज ऑफ द इशू ऑफ इजराइल वर्सेस ईरान। ओके, तो ईरान के प्रेसिडेंट आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट आप यहां देखिए बॉब रे, डायरेक्ट क्वेश्चन है। बॉब रे जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के। ओके, तो आपको यूनाइटेड नेशन के पता होगा जो मेन ऑर्गन है, उसमें से वन ऑफ द मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो 1945 में फॉर्म हुआ था। मैं आपको बताया तो 1945 में फॉर्म हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट अभी मैंने बताया बॉब रे हैं, और एट प्रेजेंट 54 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के। ओके, और ये भी आपको याद रखना है, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ऑफ कोर्स न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि इसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, 1 साल की अपॉइंटमेंट है, 1 ईयर की अपॉइंटमेंट है, सो 1 ईयर तक ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहे। ओके, नेक्स्ट, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड एट द एज ऑफ 38 ईयर्स ओनली। 38 ईयर्स में ये प्राइम मिनिस्टर बन गई है थाईलैंड की। इनका नाम है पी शेनावत्रा, याद रखिए, यंगेस्ट पीएम ऑफ थाईलैंड। ओके, और ऐसा नहीं है कि थाईलैंड में पहली बार कोई वुमेन पीएम बनी है, इससे पहले इनकी आंटी थी, याद रखिएगा, दैट इज वाई शेनावात्रा, जिनका नाम आप कह सकते हो है ना यंगलुक शेनावात्रा। बट ये सेकंड वुमेन बन गई है जो थाईलैंड की पीएम है, और यंगेस्ट हो गई है जो थाईलैंड की पीएम बनी है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक, इंपॉर्टेंट है, ये अभी रिसेंट जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो तो सारी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें आप देखिए लुइस अबिनाडर, याद देखिए लुइस अबिनाडर, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डोमिनिकन रिपब्लिक के नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं, तो आपको करेक्ट आंसर मार्क करना होगा। ओके, नेक्स्ट, रवांडा, अफ्रीका में कंट्री देखी होगी आपने, रवांडा, उसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, ये पहले भी थे अभी भी हैं, जिनका नाम है पॉल कगामे। याद रखिए, पॉल कगामे जो है प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा अपॉइंट हुए। ओके, तो ये थे हमारे अपॉइंटमेंट्स ओके अगस्त मंथ की। अब मैं आगे बढ़ता हूं और नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं। जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन में करा रहा हूं अगस्त मंथ का, क्योंकि हमें ज्यादा लंबा नहीं खींचना है लेक्चर को। एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी कवर करते जाएंगे। ओके, तो चलिए अब नेशनल न्यूज को देखते हैं। नेशनल न्यूज में पहली बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी महाराष्ट्र गए थे और उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है वाधवन पोर्ट का, जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में लोकेटेड है। सीधा पूछाएगा वाधवन पोर्ट कहां है, आपको बताना होगा, दैट इज एट महाराष्ट्र। ओके, सेकेंड, इंडिया का लार्जेस्ट एरो लॉन्च टू बी लॉन्च एट कोचिन एयरपोर्ट। तो ये भी याद रखना है कि इंडिया का लार्जेस्ट एरो लॉन्च, अभी आप एयरपोर्ट गए होंगे तो आपने लॉन्च फैसिलिटीज देखी होंगी, देखिए बड़े अच्छे अच्छे लॉन्च फैसिलिटीज होती हैं। तो सबसे बड़ा इंडिया का लार्जेस्ट एरो लॉन्च जो है वो अब केरला के कोचिन एयरपोर्ट पे है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अभी एक साइक्लोन बहुत न्यूज में है, साइक्लोन असना। ओके, जिसके हिसाब से इंपैक्ट देखा, इसका गुजरात में बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला। ठीक है, आपने देखा होगा वडोदरा वगैरह में हमने देखा कि मगरमच्छ अंदर घुस गए थे, ऐसा आपने इंस्टाग्राम वगैरह में भी देखा होगा। तो याद रखिए, ये जो साइक्लोन असना है, याद रखिएगा गुजरात में इसका इंपैक्ट देखने को मिला, और एडजॉइनिंग एरिया ऑफ पाकिस्तान में इसका इंपैक्ट आया। मतलब ये आया कहां पर है, ये आया है अरेबियन सी में, ना कि बे ऑफ बंगाल में। जनरली हम देखते हैं हमारे जो साइक्लोन्स वगैरह रहते हैं वो बे ऑफ बंगाल में आते हैं, बट ये याद रखना आपको, ये कहां पर आया है, दैट इज एट अरेबियन सी। ओके, और ये असना जो नाम है इसका मतलब होता है द वन टू बी एक्नॉलेज्ड, मतलब प्रेज्ड, आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो, वन टू बी एक्नॉलेज्ड। और इसकी जो नेमिंग की है वो पाकिस्तान ने की है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं ये जो साइक्लोन असना है इसकी नेमिंग किसने की है, यू हैव टू करेक्ट आंसर, दैट इज पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट, यूपीएस से बहुत न्यूज में, ये पेंशन स्कीम न्यूज में, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली इसके कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है। ये पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए करीबन 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इससे बेनिफिट होने वाला है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से ये पेंशन स्कीम इंप्लीमेंट भी हो जाएगी। देखिए, इसमें 3 पॉइंट आपको याद रखना है, एक है एश्योर्ड पेंशन, एक है एश्योर्ड फैमिली पेंशन, और एक है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। ये 3 आपसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। देखिए, एश्योर्ड पेंशन इसमें क्या मिलेगी, 50% एवरेज बेसिक पे ऑफ द लास्ट 12 मंथ प्रायर टू रिटायरमेंट फॉर अ मिनिमम सर्विस ऑफ 25 ईयर्स। अगर आपने 25 ईयर्स की सर्विस दी है सरकार को, तो आपकी जो लास्ट 12 मंथ की बेसिक पे की सैलरी होगी उसका 50% आपको पेंशन के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एक बेसिक एश्योर्ड पेंशन। एश्योर्ड फैमिली पेंशन, लेट अस सपोज आपकी डेथ हो जाती है तो 60% पेंशन इमीडिएटली आफ्टर द एम्प्लॉय डिमाइज। तो याद रखिए, एम्प्लॉय की डेथ होती है तो उसकी 60% सैलरी का याद रखिएगा पेंशन जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उसकी फैमिली को। नेक्स्ट है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। अब लेट अस सपोज किसी ने 10 साल कम से कम काम किया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ओके, और उसकी सैलरी 18,000 ही हो पाई, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये बताओ उसके अकॉर्डिंग तो 50% क्या होगा, इसका 9,000 रुपए ही उसको मिलनी चाहिए एज अ पेंशन। बट यहाँ पे उन्होंने मिनिमम सेट कर रखा है कि मिनिमम आपको 10,000 तो मिलेगी। तो अगर आपके 18,000 तक की सैलरी रहेगी तो चिंता करने की बात नहीं है, 10,000 सरकार ने एश्योर्ड मिनिमम पेंशन रखी हुई है। ओके, तो तीनों पॉइंट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, और अब इसको देखते हुए महाराष्ट्र पहला स्टेट बन गया है जिसने इस
सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम को अपने स्टेट में इंप्लीमेंट करने की बात कही है। ओके, तो पहला स्टेट कौन बना है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट बनी है। ओके, नेक्स्ट, अभी आपको पता होगा इंडिपेंडेंस डे 2024 हमने सेलिब्रेट किया ऑन 15 अगस्त। 78th इंडिपेंडेंस डे था, याद रखिएगा। और इस बार की थीम थी विकसित भारत। ठीक है, इस बार आपको बताओ हर घर तिरंगा कैंपेन लॉन्च किया गया था। 9 से 15 अगस्त तक ये कैंपेन चला है। ओके, और अगर आप इंडिपेंडेंस डे के बारे में डिटेल देखना चाहते हैं तो मैंने एक लेक्चर बना रखा है इंडिपेंडेंस डे पर, वो लेक्चर आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इंडिपेंडेंस डे का भी लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, जब भी इंडिपेंडेंस डे की बात करते हो तो हमारे सामने फ्लैग जरूर न्यूज में आता है। ये फ्लैग के डिजाइनर कौन थे? वो थे, याद रखिएगा, पेंगली वेंकैया, और इनका भी बर्थ आता है 2 अगस्त को। तो देख सकते हैं अगस्त में दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंस डे भी और आपका इनका बर्थडे भी। ओके, और 78th इंडिपेंडेंस डे था, ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा इंडिपेंडेंस डे था, तो 78 था। ओके, नेक्स्ट, वायनाड लैंडस्लाइड, आपको बताओ केरल में एक बहुत मेजर लैंडस्लाइड हुई। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए थे इस लैंडस्लाइड के जो देखने कि कितना डिजास्टर हुआ है इस लैंडस्लाइड की वजह से। तो ये पूछ सकते हैं वायनाड लैंडस्लाइड किस स्टेट की है, तो करेक्ट आंसर केरल होगा, जो कि एक इजी क्वेश्चन माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, रिसेंटली इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है। अब इंडिया में टोटल 56 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, क्योंकि ये टाइगर रिजर्व कहां लोकेटेड है? ये लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में। तो रिसेंटली एक्चुअली एनटीसीए ने तो पहले ही बोल दिया था इसको टाइगर रिजर्व बनाया जाए, बट स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू नहीं कर रहा था। बट अब फाइनली स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया है और इसको डिक्लेयर कर दिया गया है एज अ टाइगर रिजर्व। तो ये हो गया आपका 56th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है इंडिया का पहला राइस एटीएम, मतलब चावल इस एटीएम से निकलेगा बिल्कुल, और इस एटीएम का नाम रखा गया अनापूर्ति ग्रेन एटीएम। ओके, और ये किसने लॉन्च किया है इस एटीएम को? इसको लॉन्च किया उड़ीसा गवर्नमेंट। तो आप देख लो, उड़ीसा के बहुत सारे बच्चे देखते हैं जय जगन्नाथ, उन सारे बच्चों को मैं आपको बता दूं, देखिए आपके स्टेट में पहला राइस एटीएम जो है उड़ीसा गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया है, जहां पर 50 kg ऑफ ग्रेन 5 मिनट में निकल सकते हैं, ऑपरेट अराउंड द क्लॉक। क्या देखिए, 50 kg ऑफ ग्रेन इन 5 मिनट्स। इससे ऑफकोर्स आपका जो पीडीएस सिस्टम है, जो राशन शॉप्स हैं, याद रखिएगा, वहां पर इसका बहुत ज्यादा हेल्प होगा। तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया का पहला सिविलियन स्पेस टूरिस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट, उनका नाम है गोपी चंद तोताकुरा। याद रखिएगा, इंडिया फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट। और इन्होंने हिस्ट्री कैसे बना दी? क्योंकि ये गए थे ब्लू ओरिजिन न्यू शेफर्ड, दैट इज NS-25 मिशन के थ्रू, याद रखिएगा, जो कि जेफ बेजोस का, याद रखिएगा, इसी की कंपनी है ब्लू ओरिजिन। और इन्होंने इनको, बहुत से लोग गए थे, और भी 6 लोग, टोटल 6 लोग थे जो लोग गए थे, याद रखिएगा, स्पेस में, और उनमें से एक इंडिया के साइड से थे, दैट इज इसका नाम था गोपी चंद तोताकुरा। तो याद रखिए, इंडिया के पहले सिविलियन स्पेस टूरिस्ट ये बन गए हैं। तो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं दिल्ली आए तो इनका ग्रैंड वेलकम भी हुआ है। ओके, नेक्स्ट, लखपति दीदी सम्मेलन। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी लखपति दीदी सम्मेलन में गए, जो कि जालागांव महाराष्ट्र में हुआ। इस सम्मेलन में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने करीबन 11 लाख न्यू लखपति दीदी को सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए। एक्चुअली इस सरकार की स्कीम थी, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी करीबन जो वुमेन्स है वो लखपति दीदी हो गई हैं। कहने का मतलब वो 1 लाख रुपए सालाना, 1 लाख रुपीज ईयर जो है वो अर्न कर रही हैं। ओके, तो उन्हीं को एक तरीके से फैसिलिटेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। मैं आपको लखपति दीदी स्कीम के बारे में बताऊं तो स्कीम तो 2023 की है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है। इस स्कीम के अंदर सरकार ने बोलता है वुमेन्स को ट्रेन करेंगे, करीबन 3 करोड़ वुमेन्स को ट्रेन किया जाएगा इन सेल्फ हेल्प ग्रुप, कि वो इस तरह सस्टेनेबल हो सके कि वो कम से कम 1 लाख रुपए पर एनम अपने घर में, या देखिए, इनकम बना सकें। ठीक है, तो उनको लखपति बनाने का सरकार का प्लान था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उस तरह उनको स्किल्स देके, ऐसा नहीं कि उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रही है सरकार डायरेक्टली। आजकल हम देखते हैं ना, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देती है, उनको ये नहीं बोलती आप कुछ काम करिए, बट यहां पर उनको स्किल दिया जाएगा कि वो एटलीस्ट 1 लाख रुपए सालाना कमा सकें, चाहे वो अचार बनाना हो, चाहे वो ड्रोन चलाना हो, बहुत सी चीजें लखपति दीदी में स्कीम में चीजें की जा सकती हैं। ओके, नेक्स्ट है भीष्म। ये क्या है? भारत का हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री क्यूब। ये है क्या? इसका दूसरा नाम भी बताता हूं, आरोग्य मैत्री एड क्यूब, जो कि वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है। कहीं भी डिजास्टर आया हुआ है, अब वहां हॉस्पिटल तो होगा नहीं, कहीं डिजास्टर एकदम से आ गया, तो इस हॉस्पिटल को आप वहां पर तुरंत पहुंचा सकते हैं। 8 मिनट के अंदर ये हॉस्पिटल बनके रेडी हो जाएगा। याद रखिएगा, अभी ये इसलिए न्यूज में क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन की विजिट में थे, और यूक्रेन को उन्होंने ये भीष्म क्यूब जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको गिफ्ट किए हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है फर्स्ट एवर ग्लोबल वुमेन कबड्डी लीग। कहां होने वाली है वुमेन ग्लोबल कबड्डी लीग? ये होने वाली है हरियाणा में, सितंबर में होगी। सितंबर में भी इसको कवर करेंगे। ग्लोबल प्रवासी वुमेन कबड्डी लीग, सीधा पूछाएगा GPKL, दैट इज ग्लोबल प्रवासी वुमेन कबड्डी लीग कहां हो रही है? तो करेक्ट आंसर हरियाणा है। ओके, नेक्स्ट,
वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव मैं बताऊं इंडियन रेलवेज और एनसीआरटीसी दैट इज नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने मिलकर किया है कि हम वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव को प्रमोट करेंगे। देखिए इनिशिएटिव है क्या, इस इनिशिएटिव के अंदर जैसे आप देखे हो, आप इंडियन रेलवे की जब टिकट करते हो तो आप आईआरसीटीसी खोलते होगे, वहां से आप टिकट कर लेते होगे फॉर एग्जांपल। फिर आपको मेट्रो की टिकट करनी है तो आप मेट्रो जाते होगे, फिर वहां से आप मेट्रो की टिकट करते होगे, एग्जांपल दे रहा हूं आपको। बट आपको अलग अलग टिकट करने की जरूरत नहीं, आप एक टिकट एक जगह से ही टिकट कर सकते हो, अपनी रेलवे की भी और अपनी मेट्रो की भी। तो एक तरीके से कोलैबोरेशन हो गया जिससे पैसेंजर सीमलेसली ट्रेवल कर सकता है बिटवीन इंडियन रेलवे एंड आरआरटीएस सर्विसेज जो है उनके बीच में डायरेक्टली ट्रेवल कर सकता है। तो आप दोनों की टिकट एक साथ ही कर सकते हो, आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। ओके नेक्स्ट, न्यू रामसर साइट, ये क्वेश्चन डन है, एग्जाम में आएगा। देखिए अभी रिसेंटली 3 नई रामसर साइट्स ऐड हो गई हैं, जिससे रामसर साइट पहले 82 थी बट 3 ऐड हो गई तो अब 85 रामसर साइट्स हो गई हैं। ठीक है, जो 3 नई ऐड हुई है वो बता देता हूं मैं, एक है नंजरायन बर्ड सेंचुरी और एक है कछुवेली बर्ड सेंचुरी। ये दोनों ही बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में सिचुएटेड है, जिससे तमिलनाडु में अब टोटल रामसर साइट हो गई है 18, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स तमिलनाडु में ही है। तो 2 तो अभी और ऐड हो गई तो 18 हो गई, वहां पे 16 थी पहले, और एक तवा रिजर्वायर जो कि मध्य प्रदेश में है। तो टोटल आप देख रहे हैं 3 रामसर साइट्स हैं, टोटल हो गई है 85 रामसर साइट्स। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट है न्यू वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर। ये कहां बनाया जा रहा है, न्यू वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर? देखिए ये जो बनाया जा रहा है ये इंडिया और इजराइल मिलके पैक्ट साइन किया टू एस्टैब्लिश न्यू वाटर सेंटर, न्यू टेक्नोलॉजी वाटर सेंटर एट आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास में इंडिया और इजराइल, देख सकते हैं इंडिया इजराइल आई जो आईआईटी में बना रही है, तो ऐसे करके याद कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किसानों की बात। मन की बात तो सुना होगा, किसानों की बात की जाएगी इस प्रोग्राम के अंदर। याद रखिएगा वंस अ मंथ ये प्रोग्राम होगा, जहां पर फार्मर्स को क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं साइंस से। आपको पता होगा फार्मर्स को साइंटिफिक चीजें बहुत कम पता होती है, तो किसानों की बात में साइंटिफिक के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं ये बताए जाएंगे, और ये प्रोग्राम जो है ब्रॉडकास्ट होगा रेडियो में। तो किसानों की बात एक अच्छा इनिशिएटिव है फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर्स। ओके नेक्स्ट है साउथ इंडिया की पहली आदिवासी लाइब्रेरी। डायरेक्ट पूछा जाएगा साउथ इंडिया की पहली आदिवासी लाइब्रेरी का नाम क्या है? उसका नाम है कानू, और ये लाइब्रेरी कहां स्टैब्लिश की जा रही है? कर्नाटका में। तो ये भी याद रखना है, ये लाइब्रेरी कर्नाटका में स्टैब्लिश की जा रही है। ओके नेक्स्ट, इंडिया का पहला एयरपोर्ट टू गेट नेट जीरो कार्बन एमिशन स्टेटस। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट टू गेट नेट जीरो कार्बन एमिशन स्टेटस, उसका करेक्ट आंसर है दिल्ली से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। याद रखिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, उसको ये स्टेटस मिला है। ये क्वेश्चन डन है, एग्जाम में आ रहा है, आप याद कर लो। ओके नेक्स्ट, न्यू डिस्ट्रिक्ट इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। देखिए लद्दाख में पहले मैं आपको तो लद्दाख की डिमांड थी कि उसको एक स्टेटहुड का दर्जा मिले, बट वो तो नहीं मिला। लद्दाख में 2 यूनियन टेरिटरीज थी, एक थी ले और एक थी कारगिल। अब नई 5 यूनियन टेरिटरीज जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो क्रिएट कर दिए गए। तो टोटल अब लद्दाख में 7 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। तो 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं धास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगतांग। ओके, तो ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो क्रिएट कर दिए गए हैं लद्दाख में। ओके चलिए नेक्स्ट है सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससीज एसटीज फॉर द रिजर्वेशन। ये अभी किसने किया है? अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी 6-1 से। अब 6 लोगों ने फेवर किया सब क्लासिफाई करने के लिए और एक ने बोला कि नहीं होना चाहिए। ये सब क्लासिफिकेशन की जजमेंट 7 जज बेंच जजमेंट थी जो 6-1 से आई है। इसको लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस चंद्रचूड। ओके, और इसमें क्या बोला गया? देखिए इसमें सीधी सी बोला गया, जैसे कोई एससी कैटेगरी का बच्चा है, ठीक है, और उसके फादर भी एससी कैटेगरी से हैं, ठीक है, एससी रहे होंगे फॉर एग्जांपल, और वो कलेक्टर बन जाते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आईएएस बन जाते हैं। ठीक है, अब उनका बेटा जो है वो भी एससी कैटेगरी में आ गया, क्योंकि वो तो फादर तो खुद आईएएस ऑलरेडी थे, तो उनका बेटा भी एक एससी कैटेगरी के अंदर आएगा, उसको भी रिजर्वेशन मिलेगा। अब आप सोचिए कि एससी कैटेगरी का लड़का है जिसके फादर मजदूर हैं, फॉर एग्जांपल फार्मर है या मजदूर है, ओके, और वो एससी कैटेगरी के अंदर आता है ना, और ये भी एससी कैटेगरी के अंदर। अब बताइए ये एससी कैटेगरी 1 और ये एससी कैटेगरी 2, कौन किसके चांसेस ज्यादा एग्जाम में क्वालिफाई करने के? तो आप कहेंगे सर एससी कैटेगरी 1 के। रीजन क्या है सर? उसके फादर ऑलरेडी कलेक्टर हैं, अच्छी कोचिंग्स में भेजेंगे, बुक्स बताएंगे, सब चीजें बताएंगे, जबकि फार्मर को लड़के को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा क्या कहते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो इसके चांसेस थोड़े ज्यादा हैं टू क्वालिफाई द एग्जाम, और जो रिजर्वेशन है वो तो दोनों को ही मिल रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये शेड्यूल कास्ट के फादर ऑलरेडी कलेक्टर है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आईएएस है, तो इसके बेटे को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। ओके, तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को सब क्लासिफाई करना चाहिए, ठीक है, मतलब उनको हटाना चाहिए जो ऑलरेडी रिजर्वेशन के बेनिफिट्स ले चुके हैं, और ये उन्होंने डिसीजन एससी और एसटी कैटेगरी के लिए दिया हुआ है। मतलब एक तरीके से आप कह रहे हैं ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाने की बात कर रहे हैं। किसमें? जिस तरह ओबीसी में क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट है, वैसे एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जिससे कि जो एससी एसटी के लोगों ने बेनिफिट
बेनिफिट ले चुका है उनको बेनिफिट ना मिले और ये फार्मर को ज्यादा बेनिफिट मिले कंपेयर टू दिस आईएएस सन। ओके, तो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, बट अभी देखिए इस गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अब इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं क्या होता है, इसको इंप्लीमेंट किया जाता है कि नहीं। मैं आपको बता दूं, देखिए जो जजमेंट आई थी 6-1 से आई थी, जिनमें से चंद्रचूड आप देख सकते हैं, सारों के नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है जिन्होंने फेवर किया था कि होना चाहिए ये, मतलब सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, बट बीएम त्रिवेदी जो है, जो वुमेन है इकलौती, उन्होंने बोला था नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट 6-1 से जजमेंट थी, तो कुल मिला के ये हो गया एक्सेप्ट। अब देखते हैं सरकार क्या करती है, इसमें लॉ बनाती है, इसके अगेंस्ट क्या करती है, तो वक्त बताएगा। ओके, चलिए आगे। 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024, ये सम्मेलन कहां हो रहा था, ये हो रहा था भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, एंड ऑफ जुलाई में आप देखेंगे सम्मेलन हुआ है। ओके, 4th एडिशन का था। नेक्स्ट है 3rd वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, जो कि वर्चुअल फॉर्मेट में समिट हुई है, जिसको होस्ट किया है इंडिया ने। तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। थीम क्या थी, थीम ऑफ दिस समिट इज स्ट्रॉन्ग ग्लोबल साउथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, जो है वो इस बार की थीम थी। और आप देख सकते हैं इंडिया ने होस्ट किया, और जस्ट लाइक लास्ट 2 समिट, इसकी 2 समिट ऑलरेडी हो चुकी, वो भी वर्चुअल फॉर्मेट में थी, ये भी वर्चुअल फॉर्मेट में हुई है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024। सीधा पूछा गया फिनटेक फेस्ट, देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया, तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ये महाराष्ट्र में हुआ है, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई महाराष्ट्र में। जब प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा, पोर्ट का उद्घाटन कर रहे थे, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको पढ़ाया है, उस टाइम पर उन्होंने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को भी अटेंड किया हुआ, उसको भी एड्रेस किया। ओके, नेक्स्ट है विरासत। ये विरासत क्या है, ये एक एग्जीबिशन है, किसके लिए, एक्चुअली नेशनल हैंडलूम डे हम 7 अगस्त को बनाते हैं, तो 3 अगस्त से लेके, याद रखिए 3 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक एक एग्जीबिशन रखा गया टू सेलिब्रेट नेशनल हैंडलूम डे। ओके, जो कि 10th एडिशन का हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इस हैंडलूम का एग्जीबिशन का नाम रखा गया था विरासत। इसलिए विरासत मैंने आपसे पूछ लिया ये है क्या, जो कि दिल्ली में हुआ, याद रखिएगा ये एग्जीबिशन। और ये भी याद रखिए नेशनल हैंडलूम डे हम 7 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है 17th दिव्य कला मेला। अब आप कहेंगे दिव्य कला मेला क्या है, देखिए ये दिव्य कला मेला हुआ का 17th एडिशन का 2024 का, ये हुआ है रायपुर छत्तीसगढ़ में। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि हुआ कहां है, रायपुर छत्तीसगढ़। दूसरा, आप मुझे मिनिस्टर बताइए, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर कौन है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ठीक है, इस दिव्य कला मेला का काम क्या है, इसका काम है जो डिसेबल आर्टिसंस होते हैं, ठीक है, वो इस, आप देख रहे होंगे जो इनॉग्रेशन किया गया, इस मेले का इनॉग्रेशन किया गया है, वहां पर वो अपनी स्किल दिखाएं, शोकेस अपनी स्किल क्रिएटिविटी दिखाएं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके जहां वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सके। ओके, दैट इज दिव्य कला मेला, जो 17th एडिशन का रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है। ओके, नेक्स्ट अब स्टेट गवर्नमेंट की न्यूज देख लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट क्यों न्यूज में है। ठीक है, सबसे पहला स्टेट टू प्रोवाइड कैश टू गर्ल्स स्टूडेंट टू बाय सैनिटरी नैपकिंस। पहली बार किसी स्टेट ने स्टूडेंट्स, वुमेन्स को, जो लड़कियां हैं, उनको सैनिटरी नैपकिंस प्रोवाइड करने के लिए उनके अकाउंट में डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा, उनको कैश, सॉरी डीबीटी बोल रहा हूं, उनके डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, मतलब उनको कैश प्राइस जो है वो उनके अकाउंट में दिया जा रहा है। ठीक है, पहले क्या होता था, ये सरकार सैनिटरी पैड्स फ्री में बांटता था। ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स ने ऐसा किया, बट उनको पैसा नहीं दिया कि आप जाकर खुद बाय करो। ठीक है, तो ये कर रही है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, कर रही है, ये तो पहली स्टेट बन गई जो कैश दे रही है गर्ल स्टूडेंट्स को। ओके, नेक्स्ट पहला स्टेट टू अडॉप्ट यूनिफाइड पेंशन स्कीम, मैंने अभी कुछ देर पहले बताई, ये स्कीम को सबसे पहले अडॉप्ट करने वाला स्टेट जो बना है वो महाराष्ट्र स्टेट है। ओके, इसी बात पे आप मुझे महाराष्ट्र स्टेट के गवर्नर कौन है, हु इज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए कि महाराष्ट्र स्टेट के गवर्नर कौन है। नेक्स्ट, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स, दैट इज GEPI, याद रखिएगा, GEP भी आप कह सकते हैं, दैट इज ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स। देखिए इंडेक्स है क्या, उत्तराखंड पहला स्टेट बना है जो इस इंडेक्स पे वर्क कर रहा है, जिसने इसको इस इंडेक्स पे वर्क किया है और इसको इशू भी किया है। ये है क्या, उन्होंने क्या किया, जितने भी उनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे एयर है, वाटर है, फॉरेस्ट है, सॉइल है, उन सबको उन्होंने याद किया एक मॉनेटरी वैल्यू दे दी है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपके स्टेट का ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट जो है, दैट इज GEP कैलकुलेट होता है। तो पहला स्टेट जो GEP कैलकुलेट कर रहा है वो है उत्तराखंड। ये उत्तराखंड के CM है, तो जल्दी से मुझे बता दो उत्तराखंड के CM का नाम क्या है। नेक्स्ट आता है श्री कृष्ण गमन पाथ। आप कहेंगे श्री कृष्ण गमन पाथ क्या है, देखिए जो हमारे श्री कृष्ण जी हैं, उन्होंने याद रखिएगा उनके उन्होंने ट्रेवल किया था मथुरा से लेके उज्जैन तक। कहां से, मथुरा से लेके उज्जैन तक। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान मिलके कृष्ण गमन पाथ जो है वो डेवलप करने वाली है, रिलीजियस टूरिज्म डेवलप होगा कि मथुरा से जब उज्जैन कृष्ण जी आए तो वो जहां जहां उनके फुटप्रिंट्स पड़े हैं उसको डेवलप करने की बात की गई है इस श्री कृष्ण गमन पाथ को। तो कौन सी 2 स्टेट गवर्नमेंट्स बना रही है, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट
पहला स्टेट टू नोटिफाई द रूल्स फॉर इशूइंग ऑनलाइन समन्स एंड वारंट, मतलब ऑनलाइन समन्स और वारंट इशू होंगे, और ये बनाने वाला पहला स्टेट बन गया मध्य प्रदेश। तो ये भी याद रखना, पहला स्टेट कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है। ओके, तो ये थी आपकी स्टेट न्यूज। चलिए अब नेशनल देख लिए, स्टेट देख लिया, अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज देखते हैं। इंटरनेशनल न्यूज में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले अभी देखिए एक टाइफून आया हुआ है जापान में, इसका नाम है शानशान। तो याद रखिए शानशान जो है टाइफून है जो कि जापान में अभी स्ट्राइक किया है, तो ये न्यूज में है। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पे एक पर्सनालिटी को देख रहे होंगे, टेलीग्राम के फाउंडर हैं जिनका नाम है पवेल दुरोव। याद रखिए पवेल दुरोव इनका नाम है। रिसेंटली इनको किसी कारणवश फ्रांस की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया गया। रीजन था कि इनके प्लेटफॉर्म में कुछ ऐसी चीजें शेयर हो रही है जो इलीगल है। ओके, जिसकी वजह से इनको फ्रांस पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ओके, आप सोचोगे सर कहीं टेलीग्राम बंद तो नहीं हो जाएगा, क्लोज तो नहीं हो जाएगा? तो और आपका भी टेलीग्राम चैनल है, तो आपको ये देखिए उसका लिंक भी यहाँ पे डला हुआ है। तो मैं बता दूं अगर ऐसा होता भी है तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल भी बना लिया है। क्या बना लिया है? व्हाट्सएप चैनल बना लिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है टेलीग्राम बंद हो जाएगा तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लो, वहां पर भी मैं अपडेट करता रहूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विजिट किया दो कंट्री, पोलैंड एंड यूक्रेन। हम सबने सुना प्राइम मिनिस्टर पोलैंड और यूक्रेन गए। पोलैंड जाने वाले 45 इयर्स के बाद कोई प्रधानमंत्री बने हैं जो पोलैंड गए हैं। वहां पर उन्होंने पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क से मुलाकात की, और वहां के प्रेसिडेंट डूडा जो हैं उनसे भी मुलाकात की हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने। ओके, और इवन वो यूक्रेन भी गए, और यूक्रेन जब से बना है 1992 में यूक्रेन बना था, याद रखिएगा सोवियत यूनियन से अलग होकर बना था, और जब से वो अलग हुआ है तो पहली बार कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन गए हैं, और वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात भी की। और ऑफ कोर्स इंडिया और रशिया के रिलेशंस अच्छे हैं, जिस तरह रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो आई थिंक हो सकता है अगर ये वॉर रुक जाता है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी मे गेट अ नोबेल प्राइज। ओके, तो मैं आपको सही बात बता रहा हूं कि इस पे नोबेल प्राइज दिया जा सकता है अगर ये वॉर रुक जाता है तो। ठीक है, तो देखते वक्त बताएगा कि ये वॉर रुक पाता है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट, यंगेस्ट पर्सन इन एशिया टू रीच अफ्रीका हाईएस्ट पीक। ये क्वेश्चन आएगा, यंगेस्ट पर्सन है एशिया के जो रीच करे हैं अफ्रीका की हाईएस्ट पीक। अफ्रीका की हाईएस्ट पीक कौन सी है? दैट इज किलिमंजारो। ये लोकेटेड है तंजानिया में, याद रखिएगा। तो वहां पर तिकबीर सिंह जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं, 5 साल की इनकी उम्र है, और इन्होंने चढ़ दिया है किलिमंजारो की पीक, जो कि अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, और यंगेस्ट पर्सन बन गए। ओके, नेक्स्ट, राइट टू डिस्कनेक्ट। ये राइट टू डिस्कनेक्ट क्या है? लेट अस सपोज आप अपने वर्किंग आवर्स में हैं, और वर्किंग आवर्स के बाद आपका वर्किंग आज 6 PM पे खत्म होता है, अब आप घर जाते हो। जब आप घर जाते हो तब भी आपके बॉस आपको मैसेज कर रहा है, तो आपके पास ये राइट्स है कि आप उसको इग्नोर करिए, अपने बॉसेस के ऐसे ड्यूटीज को जो कि वर्किंग आवर के आउटसाइड है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इसके लिए उन्होंने एक एक्ट पास किया है, एक बिल पास किया है, जिसका नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट। ओके, एम्प्लॉइज मना कर सकते हैं उन काम करने को जो कि वर्किंग आवर्स के बाद बोले जा रहे हैं। ओके, तो राइट टू डिस्कनेक्ट अभी बहुत न्यूज में। इंडिया में भी ऐसा हो सकता है, बट हम देखते हैं इंडिया में तो सारे काम कभी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं राइट टू डिस्कनेक्ट जैसी चीजें इंडिया में बेनिफिशियल है कि नहीं है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर आपको पता होगा शेख हसीना थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से, और वो भागकर इंडिया आ गई हैं। ठीक है, अब बांग्लादेश भी इंडिया से मांग रहा है कि हमको शेख हसीना दे दो। अब तो वक्त बताएगा क्या हम इंडिया को शेख हसीना देते हैं कि नहीं देते हैं। ओके, बट जब वो हटी प्राइम मिनिस्टर, तो जो मोहम्मद यूनुस है वो इंटरिम बन गए हैं, बांग्लादेश की गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। ओके, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर भी है बांग्लादेश की साइड से। ओके, नेक्स्ट है, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कैलेंडर सीधा पूछाएगा, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कैलेंडर कहां डिस्कवर किया गया? तो यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज टर्की में डिस्कवर किया गया। ओके, नेक्स्ट, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ड्यू टू एमपॉक्स। एमपॉक्स, मंकी पॉक्स आपको पता होगा, WHO ने रिसेंटली पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लगा दी अफ्रीका में। तो जिस तरह एमपॉक्स के केसेस बढ़ रहे थे, वैसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर की है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ओके, आप मुझे बताइए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, हु इज द हेड ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट है, पावरफुल टाइफून एम्फिल। देखिए अभी शान मैंने बताया आपको, वैसे एम्फिल पावरफुल टाइफून आया था, जो कि याद रखना आपको ये भी जापान में आया, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डायमंड। देखिए वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डायमंड आप देखेंगे साउथ अफ्रीका में मिला था, बट अभी रिसेंटली न्यूज में बोत्सवाना कंट्री जो है, जो साउथ अफ्रीका के जस्ट ऊपर है, वो न्यूज में है, क्योंकि 4292 कैरेट के डायमंड जो है, जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डायमंड है, वो भी रिसेंटली बोत्सवाना में मिला है। तो बोत्सवाना इसलिए न्यूज में भी चल रही है। अगर आप मुझे बताना चाहते हैं, थोड़ा फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो बोत्सवाना की कैपिटल क्या है, जो कि मैंने अभी आपको बताया साउथ अफ्रीका के ऊपर एक कंट्री है बोत्सवाना, तो आप मुझे उसकी कैपिटल जो है वो कमेंट बॉक्स से मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट है SOSA एग्रीमेंट, दैट इज सोसा एग्रीमेंट, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट एग्रीमेंट। ओके, ये एग्रीमेंट अभी यूएसए ने इंडिया के साथ किया, और इंडिया 18th कंट्री बन गई है जिसने ये एग्रीमेंट साइन किया है यूएसए के साथ।
ठीक है, इसके अंदर होगा क्या, अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहती है और यूएस की कोई डिफेंस कंपनी है, ठीक है, तो उसको ये बोल सकती है प्रायोरिटी बेसिस में आप डिफेंस के इक्विपमेंट्स हमको प्रोवाइड करिए। ओके, सिमिलरली यूएस गवर्नमेंट है और इंडियन डिफेंस कंपनी है, तो यूएस इंडियन डिफेंस कंपनी को बोल सकती है आप अपने इक्विपमेंट जो है डिफेंस के रिगार्डिंग वो हमको प्रायोरिटी बेसिस में प्रोवाइड करिए। ओके, तो ये तभी हो सकता है जब एसओएसए एग्रीमेंट जो है वो साइन हो, और वो भी इंडिया और यूएस के बीच में साइन हो चुका है। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की न्यूज की। ओके, इतनी सारी चीजें डिस्कस की, अब स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अभी आपको पता होगा 31 अगस्त को हुआ दुरंत कप का फाइनल 2024। ओके, दुरंत कप 2024 जो हुआ ये इस बार 133rd एडिशन था। कौन सा एडिशन था? 133rd एडिशन था। यहां पर जीत लिया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने, याद रखिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीत लिया है, और मोहन बगान को उन्होंने फाइनल में हरा दिया है। पेनल्टी शूट आउट हुए थे और उसमें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो है उसने फाइनल जीत लिया है। ये फाइनल कहां हो रहा था? ये हो रहा था कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में, याद रखिएगा सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में ये फाइनल हो रहा था। तुरंत कब भी आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता हमारे पेरिस ओलंपिक्स में। उसके बाद वो तुरंत चले जाते हैं लुजाना डायमंड लीग 2024 जो कि स्विट्जरलैंड में हो रही थी, और याद रखिएगा इस लीग में भी वो सिल्वर ही जीतते हैं, मतलब वो यहां पर भी सेकेंड आ रहे हैं। इस बार उनका थ्रो था 89.49 मीटर्स, क्योंकि उनका बेस्ट थ्रो था, जबकि आप देख सकते हैं ओलंपिक्स में 89.45 मीटर ही फेंका था उन्होंने, बट इस बार आप देखिए उन्होंने ज्यादा दूर फेंका, बट स्टिल सिल्वर ही उनको मिला है। ओके, तो ये याद रखना है, लुजान डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला है। ओके, नेक्स्ट अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024, ये रेसलिंग चैंपियनशिप डायरेक्टली पूछेगी कहां हो रही है, ये हो रही है अमान जॉर्डन में। पहली बात 19 से 25 अगस्त तक ये वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 अंडर 17 हुई, और इसमें खास बात क्या है, पहली बार इंडियन वुमेन टीम ने, याद रखिए इसको टॉप किया है, फर्स्ट एवर टीम टाइटल जीता उन्होंने विद 185 पॉइंट्स। तो इस वुमेन टीम ने टॉप किया किस कंट्री की? तो वो इंडिया है। ठीक है, तो ये आपको याद करना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, दूसरा इंडियन टोटल मेडल कितने जीते? 10 मेडल इंडियन टोटल जीते हैं, 5 गोल्ड है, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को मिले हैं इस अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि अमान जॉर्डन में हो रही थी। ओके, नेक्स्ट है हॉकी। इंडिया ने अनाउंस किया है कि वुमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो कि हॉकी का गेम है, वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 जो होगी वो इंडिया में होगी, राजगीर बिहार में। याद रखिए राजगीर बिहार में होगी, 11 से लेकर 28 नवंबर 2024 में। याद रखना आपको बिहार में ये इवेंट होने वाला है, जो कि एक बड़ा इवेंट है, क्योंकि बिहार में कभी आज तक इतना बड़ा इवेंट जो है वो नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं, इंडिया ने सिल्वर मेडल जीत लिया है मरूहबा कप में। और सोचिए मरूहबा कप क्या है? मरूहबा कप क्या है मैं आपको बताता हूं, एशियन की सर्फिंग चैंपियनशिप 2024, याद रखिएगा एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 दैट इज मरूहबा कप, उसमें सिल्वर मेडल जीता है इंडियन ने। याद रखिए, तो इंडिया ने जीता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कप भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नाम से पता नहीं चलता कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, याद रखिए सर्फिंग से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट इंडिया की जूनियर मेंस हॉकी टीम है जिसके हेड कोच जो है प्री सजेश, आपको पता हो बहुत न्यूज में भी है, ये जो है न्यू चीफ कोच बन गए इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम के। ओके, अभी आपको पता होगा इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में हमको ब्रॉन्ज मेडल जितवाया है हॉकी की टीम ने। ओके, नेक्स्ट है डच ग्रैंड प्रिक्स 2024 और ये जीता है लैंडो नॉरिस ने। यार लैंडो नॉरिस जो यूके से बिलोंग करते हैं, उन्होंने डच ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है। ओके, नेक्स्ट 8th फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024 7th एडिशन, तो ठीक है इंडिया में हुआ था, मैं आपको बता देता हूं, बट 8th एडिशन जो है वो होने वाला है डोमिनिकन रिपब्लिक में। कहां होने वाला है? डोमिनिकन रिपब्लिक। 16 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर 2024 तक ये इवेंट होगा, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कहां होने वाला है, तो करेक्ट आंसर डोमिनिकन रिपब्लिक। ओके, इसी कंट्री का मैंने कुछ देर पहले आपको प्रेसिडेंट भी बताए थे कि प्रेसिडेंट अभी यहां से जीत के आए हैं। ओके, नेक्स्ट एशियन अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024 वुमेन सिंगल टाइटल। और ये टाइटल इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आप लोग उड़ीसा से बहुत लोग वीडियो देख रहे हैं, तो ये लड़की जो है इसका नाम है तन्वी पात्री, ये कि उड़ीसा से बिलोंग करती है, 14 साल की हैं। इन्होंने वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ एशियन अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024 जीत लिया है, और फाइनल इन्होंने हराया वियतनाम के एक पर्सन को, आप यहां पर नाम देख सकते हैं, दैट इज न्यूगेन थी ह्यूएन, ऐसे नाम याद कर सकते हो आप, क्योंकि वियतनाम से बिलोंग करती है। इनको फाइनल में उन्होंने हराया, जबकि चैंपियनशिप हो रही थी चाइना में। याद रखिए चाइना में हो रही थी और इंडिया ने चैंपियनशिप जीती हुई है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इंडिया की वुमेन जो है उसने वुमेन सिंगल टाइटल जो है वो यहां पर जीत लिया है। ओके, नेक्स्ट है 4th कावा वुमेन वॉलीबॉल नेशन लीग। मैं आपको बताया तो कावा का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन। ठीक है, तो इसका भी रिसेंटली फाइनल हुआ जो कि नेपाल में हो रहा था, और नेपाल में बता दूं नेपाल वर्सेस इंडिया का फाइनल हुआ और इंडिया ने इस फाइनल को जीत लिया है। तो ये भी याद रखना है, इंडिया ने इस फाइनल को जीता हुआ है। ओके,
नेक्स्ट है 8th मेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024, जो कि हॉकी का टूर्नामेंट है, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो कि होने वाला है 8 से 17 सितंबर के बीच में। हमारे हॉकी टीम के कैप्टन आपको दिख रहे होंगे हरमनप्रीत सिंह, और ये लीड करेंगे इंडियन टीम को। और ये चैंपियनशिप होने वाली है कहां पर? हॉकी की होने वाली चाइना में, याद रखिएगा चाइना में चैंपियनशिप होगी। तो पूछ सकते हैं कहां होने वाली, तो करेक्ट आंसर चाइना है। ओके, नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एथलीट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। ये पूछा सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है एथलेटिक्स कमीशन के ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। ओके, तो अभी रिसेंटली इनको सेकंड वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया, क्योंकि ऑलरेडी एक वाइस प्रेसिडेंट थे, और जो सेकंड वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं वो है अभिनव बिंद्रा। ठीक है, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक कमीशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। आप देख सकते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी में एक वाइस प्रेसिडेंट ऑलरेडी थे, ये सेकेंड अपॉइंट हो गए एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इन द एथलेटिक्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। ओके, नेक्स्ट अब मैं बात करता हूं पेरिस ओलंपिक्स 2024 की। आप सबको पता है मैंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 पे एक डिटेल वीडियो बनाया था, आप लोग सब लोगों ने उस वीडियो को देखा, तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आई थिंक उसमें मैंने बहुत मेहनत की थी उस पीपीटी में, उसका मुझे आउटपुट भी मिला, इतने ज्यादा लोगों ने देखा। आप चाहें तो अगर जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो एक बार लेक्चर को और देख सकते हैं, पेरिस ओलंपिक्स 2024 का डिटेल लेक्चर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसकी डाल दी है, वो लेक्चर आप जाकर देख सकते हैं। और बेसिक मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार सबसे सारे मेडल्स जो है वो यूएसए ने जीता रैंक 1 पे, चाइना रैंक 2 पे, और जापान जो है वो रैंक 3 पे रहा। इंडिया की रैंकिंग आप देखेंगे 71 रही। इंडिया ने टोटल 6 मेडल जीते, गोल्ड जिसमें नहीं था, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीते हैं। ओके, और देख सकते हैं अलग अलग इवेंट्स में इंडिया ने 6 मेडल्स जो है वो जीते हैं। जैसे मनु बाकर ने शूटिंग में वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता, फिर मनु बाकर सरबजोत सिंह ने शूटिंग में मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता, इन दोनों ने ही ब्रॉन्ज मेडल जीते। ओके, नेक्स्ट अगर बात करूं तो स्वप्निल कुसाले ने शूटिंग में मेंस 50 मीटर 3P पोजीशन में जीता। इंडियन हॉकी टीम ने हॉकी में याद रखिएगा जीता, तो इन दोनों ने भी ब्रॉन्ज ही जीता। ओके, तो गोल्ड और सिल्वर किसने, सिल्वर किसने जीता है, तो वो है नीरज चोपड़ा जो एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं, जैवलिन थ्रो में उन्होंने सिल्वर जीता है। और अमन शहबाज जो है वो मेंस फ्री स्टाइल 57 kg में रेसलिंग करते हैं, और वो यंगेस्ट बन गए हैं जिन्होंने कोई भी मेडल जीता है, तो ही बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू विन एनी मेडल। ओके, और इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल रेसलिंग में जीती हुई। ओके, तो ये 6 मेडल हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है 9th एडिशन है वुमेन्स का 2020 वर्ल्ड कप का, जो कि होने वाला था पहले, आपको बता दूं दैट इज बांग्लादेश में, बट अब बांग्लादेश से स्विच होके वो हो रहा है यूएई में। 9th एडिशन है, मैं आपको डेट भी बताया था, 3 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक इवेंट चलेगा। तो अब देखते हैं उस टाइम पे विनर कौन आता है। ओके, आई होप इंडिया वुड विन दिस 9th वुमेन 2020 वर्ल्ड कप। तो मेंस ने भी जीता है और वुमेन्स भी जीत जाए तो ये ईयर अपने लिए क्रिकेट के लिए अच्छा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जिस तरह पेरिस ओलंपिक्स था वैसे ही पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 भी है, जो आपको पता होगा 17th एडिशन हो रहा है जिसका, तो 28 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक चलेगा। अभी बहुत लंबा 8 सितंबर तक चलेगा, जब 8 सितंबर कंप्लीट हो जाएगा चिंता मत करो, मैं पेरिस पैरा ओलंपिक्स में भी वीडियो बना दूंगा। ओके, याद रखिएगा इसमें शेफ द मिशन किसको अपॉइंट किया गया है, जो लीड कर रहा है हमारे इतने सारे पैरा एथलीट्स को, तो वो है सत्य प्रकाश सागवान। तो यार सत्य प्रकाश सागवान अपॉइंटेड एज शेफ द मिशन। ओके, टोटल पैरा एथलीट्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 84 हैं। ठीक है, फ्लैग बीरर कौन थे, वो याद रखिएगा सुमित अंतिल थे जो कि जैवलिन से बिलोंग करते हैं, और भाग्यश्री जादव थी जो कि शॉर्टपुट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये दोनों याद रखिए फ्लैग बीरर थे, जिसमें से सुमित अंतिल तो बहुत फेमस हो गए क्योंकि अभी तक मैं बता दूं इंडिया टोटल 15 मेडल जीत चुका है। कितने मेडल जीत चुका है पेरिस पैरा ओलंपिक्स में? 15 मेडल। मैं एक एक करके आपको सारे नाम बता देता हूं, एक बार गो थ्रू कर लेना आप। ठीक है, कौन किसने गोल्ड जीता हुआ है। देखिए सबसे पहले अवनी लखेरा ने शूटिंग में गोल्ड जीता 10 मीटर एयर राइफल में वुमेन्स में। ठीक है, फिर नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में मेन सिंगल में 2 सितंबर को ही गोल्ड जीता है। सुमित अंतिल मैंने भी आपको बताया एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं, और ये मेंस जेवलिन थ्रो में इन्होंने भी गोल्ड जीता है, तो 3 तो गोल्ड जीत लिए हैं। ओके, नेक्स्ट सिल्वर की बात करूं तो मनीष नारवल जो कि 10 मीटर याद रखिएगा एयर पिस्टल में जीता है। निषाद कुमार मेंस हाई जंप में जीता है। योगेश कथुनिया ओके, इन्होंने मेंस डिस्कस थ्रो में सिल्वर जीता है। ठीक है, याद रखना आपको। फिर आप देखिए टी मुरुगेसन जो कि बैडमिंटन में इन्होंने वुमेन सिंगल में सिल्वर जीता है। सुहास ललिनकारे यतिराज याद रखिएगा, ये बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने भी आपको याद रखिए मेंस सिंगल में सिल्वर जीता है। तो देख सकते हैं आप टोटल 3 गोल्ड और 5 सिल्वर जीते हैं, और 3 और 5 8 हो जाते हैं, टोटल 15, मतलब 7 मेडल जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है। वो ब्रॉन्ज मेडल भी आपको बता देता हूँ। मोना अग्रवाल शूटिंग में वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल, प्रीतिपाल एथलेटिक्स में वुमेन्स 100 मीटर, और इवन प्रीतिपाल ने वुमेन्स 200 मीटर में भी ब्रॉन्ज जीता है। ओके, रुबीना फ्रांसिस शूटिंग में वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल। ओके, मनीषा रामदास बैडमिंटन में वुमेन्स सिंगल में, शीतल देवी और राकेश कुमार आर्चरी में
मिक्स टीम कंपाउंड में। नित्यान सिवान जो कि बैडमिंटन में है, वुमेन सिंगल में उन्होंने भी जीता है। देख सकते थे शायद नाम मैंने आपको बताया, जो आप एक बार गो थ्रू करिए। टोटल 15 मेडल्स अभी तक हो चुके हैं, बट आगे और इंप्रूव होंगे। जब कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपके लिए डिटेल वीडियो बना दूंगा। ओके, नेक्स्ट, अंडर 20 साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉल चैंपियनशिप। ये चैंपियनशिप हुई फुटबॉल की और इसको जीत लिया बांग्लादेश ने, और बांग्लादेश ने डिफीट किया नेपाल को। और ये फाइनल भी नेपाल में हो रहा था, नेपाल के ललितपुर में होता, वहां उन्होंने हरा दिया है। और पहली बार बांग्लादेश का फर्स्ट टाइम बांग्लादेश ने इस चैंपियनशिप को जीती है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है इंडियन नेशनल चेस चैंपियनशिप टाइटल, जो कि 2024 का इंडियन नेशनल चेस चैंपियनशिप 2024 का टाइटल जो है वो किसने जीता है? उनका नाम है कार्तिक वेंकटरमन। याद रखिए, कार्तिक वेंकटरमन, आपको नाम याद रखना है, क्योंकि इंडियन नेशनल चेस चैंपियनशिप टाइटल उन्होंने जीता हुआ है। ओके, अब हम आगे डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करें। तो इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए इंपॉर्टेंट बुक्स की, अगर अगस्त मंथ की मैं बात करूं तो 75 ग्रीन रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, ये बुक है जिसको एक एमपी हैं भीम सिंह, उन्होंने, याद रखिएगा, वो इसके ऑथर है। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्रीन रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, बुक बाय एमपी भीम सिंह। ओके, और यहां पर एक तरीके से ऐसे फ्रीडम फाइटर्स जिनके बारे में लोगों को ज्यादा नहीं पता है, उनके बारे में डिटेल्स मेंशन है। ओके, नेक्स्ट है मोदी गवर्नेंस ट्रंप, ये सीधा आएगा, मोदी गवर्नेंस ट्रंप जो है सीधा पूछाएगा, मोदी गवर्नमेंट जो ट्रंप है, रीशेपिंग इंडिया पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, इसके राइटर कौन है, इसके ऑथर कौन है? तो आप यहां देख सकते हैं तरुण कगूग जो है वो, याद रखिएगा, इसके ऑथर हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग वुमेन्स ऑफ मिलियंस, ये किसने, आप देख सकते हैं कि ये बुक किसकी है, साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर। ये बुक जो है, याद रखिए, स्वामी स्वामीनाथन जो है ना, उन्होंने रिलीज की है ऑटोबायोग्राफी ऑफ कल्पना संकर। याद रखिए, कल्पना संकर की बुक है जिसका नाम है द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर, और वो एक तरीके से ऑटोबायोग्राफी है कल्पना संकर की। ओके, और ये लॉन्च किया है सौम्या स्वामीनाथन ने। ओके, नेक्स्ट है बुक कॉल ऑफ द गिर, ये बुक का नाम है, और इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत कांग्रेचुलेट किया है। राज्यसभा के मेंबर है ना, उनका नाम है परिमल नथवानी। ओके, परिमल नथवानी जो है राज्यसभा के मेंबर है, उन्होंने इस बुक को जो है एक तरीके से वो इसके रिटर्न है, वो इसके ऑथर है। ओके, तो ये हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज में आते हैं। तो यहां पर देखिए आपने बुक्स कर लिए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक एक करके सारे सेगमेंट जो है उनको भी डिस्कस करते जाते हैं। तो अगला टॉपिक जो हमारा, दैट इज इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। तो चलिए हम इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस करते हैं अगस्त मंथ के। मैंने अभी आपको बताया अगस्त 2024 को हम डिस्कस कर रहे हैं, और सारी चीजें पॉइंट फ्रेम में मैं डिस्कस करूंगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है उनकी थीम्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं अगस्त मंथ के। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए हिरोशिमा डे 2024, इसको सेलिब्रेट किया जाता है 6 अगस्त को। ओके, ऐसे ही नागासाकी डे जो है वो हम 9 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। तो दोनों ही आपको पता होना चाहिए, है ना। और इस साल ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस बार 79th एनिवर्सरी थी। आपको पता होगा एटॉमिक बॉम्बिंग की गई थी जापान में, उसके हिरोशिमा सिटी में और नागासाकी सिटी में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ओके, तो 1945 में 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा में की गई थी, और 9 अगस्त को याद रखिएगा नागासाकी में। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो बॉम्ब यहां पर गिराए गए थे, एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे, इनका नाम क्या था? क्योंकि हिरोशिमा में जो बॉम्ब गिराया था उसका नाम कुछ और था, जो नागासाकी में बॉम्ब गिराया था उसका नाम कुछ और था। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इन बॉम्ब के नाम क्या थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है अगस्त की बात करें तो 10th नेशनल हैंडलूम डे। नेशनल हैंडलूम डे हम 7 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, और 7 अगस्त को इस बार सेलिब्रेट किया, वो 10th एडिशन का इस बार हमने सेलिब्रेट किया है। और रीजन ये है कि स्वदेशी मूवमेंट 7 अगस्त 1905 में लॉन्च की गई थी टू प्रमोट द यूज ऑफ इंडिजिनियस प्रोडक्ट। इस मूवमेंट का मेन एजेंडा था कि हम इंडिजिनियस प्रोडक्ट को प्रमोट करें, इसीलिए हम 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट नेशनल जैवलिन डे 2024, ये सेलिब्रेट किया था 7 अगस्त को। इसका रीजन ये है कि 7 अगस्त 2021 में नीरज चोपड़ा ने हमको पहला फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल जितवाया था ट्रैक एंड फील्ड में, दैट इज एथलेटिक्स की मैं बात कर रहा हूं, जैवलिन से बिलोंग करते हैं, उसमें पहला गोल्ड हमने जीता था, इसीलिए 7 अगस्त को नेशनल जैवलिन डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्विट इंडिया मूवमेंट डे 2024, 8 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि आपको पता हो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो लॉन्च की गई थी, दैट इज ऑन 8 अगस्त 1942, जिसमें हमारे गांधी जी ने कहा था करो या मरो, डू और डाई। ओके, और इस बार उसकी 82nd एनिवर्सरी थी इस क्विट इंडिया मूवमेंट की। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछ लेता हूं, चलो, है ना, थोड़ा हिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था देश में, उस टाइम पर देश के वॉइस रॉय कौन थे? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर इंडिया के वॉइस रॉय कौन थे? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, आगे
वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 2024 सेलिब्रेट किया था 10 अगस्त को। थीम थी सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स, याद रखिएगा थीम क्या थी, सस्टेनेबल बायोफ्यूल। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड लायन डे 2024 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड एलिफेंट डे 2024, इसको हम 12 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। थीम है पर्सोनिफाइंग प्री हिस्टोरिक ब्यूटी, थियोलॉजिकल रेलेवेंस एंड एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस, ये वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की थीम है, सॉरी वर्ल्ड एलिफेंट डे की जो है वो थीम है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम थी बी द रीजन फॉर समवन स्माइल टुडे, बड़ी इंटरेस्टिंग सी थीम है, बी द रीजन फॉर समवन स्माइल टुडे। ओके, नेक्स्ट पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 14 अगस्त को ये सेलिब्रेट किया था पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, जो कि 2021 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। ओके, और यहां पर यह बताया जाता है कि उस टाइम पर जो पार्टीशन हुआ था, जिसकी वजह से बहुत से लोग की लाइफ चली गई, लॉस्ट देयर लाइफ ड्यूरिंग द पार्टीशन, तो उसी के नाम पर याद रखिए पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, सेलिब्रेट किया था 19 अगस्त को। इस बार की थीम थी एन एंटायर डे, याद रखिएगा एन एंटायर डे जो थी वो इस बार की थीम थी। ओके, सद्भावना दिवस, दिस इज इंपॉर्टेंट। सद्भावना दिवस हम 28 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, कोई 20 और अगस्त को, याद रखना आपको, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी है 28 अगस्त को, इसलिए 28 अगस्त को सद्भावना दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है नेशनल स्पेस डे 2024, पहली बार हमने नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया, 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया, और इस बार की थीम थी टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडियन स्पेस सागा। तो इस बार की पूरी थीम भी आपको याद रखनी है। और क्यों हम 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे बनाते हैं, क्योंकि याद रखिए जो विक्रम लैंडर था चंद्रयान 3 मिशन का, उसने सक्सेसफुल लैंडिंग की थी 23 अगस्त 2023 में, इसीलिए हमने डिक्लेयर किया था 23 अगस्त को हम नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे हम 29 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं ऑन द लेजेंडरी हॉकी प्लेयर ध्यानचंद के बर्थडे पे, याद रखिएगा नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम थी स्पोर्ट फॉर द प्रमोशन एंड पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी, आपको याद रखना है इस बार की थीम थी। ओके, और नेक्स्ट है वर्ल्ड वाटर वीक 2024, ये क्या है, याद रखिएगा हमने ये सेलिब्रेट किया 25 से लेकर 29 अगस्त 2024 में। तो ये पूछ सकते हैं वीक कब से कब सेलिब्रेट किया गया। इस बार की थीम क्या है ये भी आपको पता होनी चाहिए, थीम है ब्रिजिंग बॉर्डर्स, ये सिर्फ लाइन याद रखना, ब्रिजिंग बॉर्डर्स जो है वो इस बार की थीम थी। ठीक है, तो ये थे अगस्त मंथ की हमारी करंट अफेयर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे और थीम्स थी उनको डिस्कस किया। अब मैं डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट इंडेक्स और रैंकिंग, जो कि आपको याद रखना अगस्त 2024 में न्यूज में है। ओके, लेट्स स्टार्ट। इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन बन गया, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा इस बार का, इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन बन गया, तो वो बन गया यूएसए, याद रखिएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है जनवरी से जून के बीच में, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट मैप से ये झंडा जो है फ्लैग है सही कर लेना, यूएस का लगा लेना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन, ये कौन बनी है, ये बनी है रोशनी मल्होत्रा, आपको पता होगा एचसीएल की ये चेयरपर्सन है, हेड है। ओके, ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन बनी है ना। और एक बात और बता दूं, इसको डिक्लेयर किसने किया है, शी हैज फाउंड टॉप प्लेस इन 2024 बार्कले प्राइवेट क्लाइंट हुरॉन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट, जिसके अकॉर्डिंग ये पता चला है कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन इंडिया में ये है। ठीक है, इनको अभी ये इसलिए भी न्यूज में थी क्योंकि फ्रांस का जो हाईएस्ट अवार्ड है, मैंने पिछली बार पढ़ाया भी था, दैट इज नाइट ऑफ द लेजेंड ऑफ ऑनर अवार्ड, ये अवार्ड भी इनको दिया गया था, दैट इज व्हाई शी वाज इन न्यूज। ओके, नेक्स्ट सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर कौन है, सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर तो वो है इंडिया, याद रखिएगा सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर जो वो इंडिया है वर्ल्ड में। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए रैंक 1 पर कौन है, हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम इन द वर्ल्ड, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट है NIRF रैंकिंग, NIRF रैंकिंग दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024, जिसका 9th एडिशन आप देख सकते हैं, 9th एडिशन जो रिपोर्ट कार्ड जो है वो अभी रिसेंटली पब्लिश की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, धर्मेंद्र प्रधान जो है वो एट प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर है। इसमें IIT मद्रास जो है वो ओवरऑल और इंजीनियरिंग कैटेगरीज दोनों में IIT मद्रास ने टॉप किया है, जबकि टॉप यूनिवर्सिटी और टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में IISc जो बेंगलुरु है उसने टॉप किया है। तो ये दोनों ही आपको याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मेनली यही पूछेंगे ओवरऑल किसने टॉप किया, आपको IIT मद्रास आंसर लगाना है। ओके, जबकि मैनेजमेंट कैटेगरी में II अहमदाबाद ने टॉप किया है। अभी आपको पता होगा जो ग्रैंड डॉटर हैं किसकी, अमिताभ बच्चन की। ओके, रिसेंटली उन्होंने IIM अहमदाबाद में एडमिशन भी लिया है, ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, न्यूज में चल रही है बात। ओके, नेक्स्ट मेडिकल कैटेगरी में किसने टॉप किया, एम्स न्यू दिल्ली ने। ओके, चलिए
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इंडियाज रैंक इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स। इंडिया की क्या रैंक है इस ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में? तो वो रैंक है 8th। तो पूछ सकते हैं इंडिया की रैंक इस बार कितनी है, तो आंसर वुड बी 8th। ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने डाटा दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, नाइट फ्रैंक प्राइस ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, मतलब जिस सिटीज का ज्यादा प्राइस राइज होता है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा है तो रैंक 1 पर जो है वो मनीला है, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, जो कि यार कि टॉप पर है। और ओवरऑल देखा है तो रैंक 2 पे मुंबई है, और इंडिया के साइड से भी मुंबई टॉप पे हुआ, 3rd पे दिल्ली है। मुंबई इज रैंक 2nd इन नाइट फ्रैंक प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स दैट रिकॉर्डेड एनुअल इंक्रीज इन रियल एस्टेट प्राइस 13%। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा 26% मनीला का है और 13% जो है मुंबई में है। तो मुंबई के प्रॉपर्टी रेट्स आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है ट्रेवल टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। ये पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें रैंक 1 पर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है। इंडिया की रैंक है 39 आउट ऑफ 119 कंट्रीज। तो याद रखना है इंडिया की रैंक है 39। ओके, नेक्स्ट है टॉप रैंक इंडियन कंपनी 2024 इन फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट। देखिए ग्लोबल फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट पब्लिश हुई है, उसमें आप देखते हैं रिलायंस इंडिया लिमिटेड जो है, इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, रेल RIL, उसकी रैंक है 86th। कितनी रैंक है? 86th रैंक है आउट ऑफ 500। और आप देख सकते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप देखिए टॉप रैंक इंडियन कंपनी बनी है 86th रैंक से, ठीक है। और रैंक 1 पर अगर आप पूछे कौन है सब वर्ल्ड की रैंक 1 पर कौन है, तो वो वॉलमार्ट है। याद रखिए अमेरिकन कंपनी है वॉलमार्ट, वो 11th कंसेक्यूटिव ईयर से टॉप पर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बेस्ट टूरिस्ट विलेज इन द ईयर 2023। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने डिक्लेयर किया है बेस्ट टूरिस्ट विलेज कंपटीशन, जिसपे 35 याद रखिए टोटल 35 विलेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ बेस्ट टूरिज्म विलेज। ओके, तो ये भी आप कर रहे हैं कितनी विलेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया? 35 विलेजेस को। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मिलिट्री एक्सरसाइजेस। मिलिट्री या डिफेंस की हम बात करते हैं, क्या क्या चीजें डिफेंस पर्सपेक्टिव से न्यूज में है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है डिफेंस में प्रोजेक्ट नमन, जो कि न्यूज में पूछ सकते हैं प्रोजेक्ट नमन क्या है। इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट नमन, सपोर्ट डिफेंस पेंशनर्स, वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज। कैसे? वो एस्टैब्लिश करेंगे स्पर्श सेंट्रिक कॉमन सर्विस सेंटर्स। ओके, जहां पर ये एक तरीके से जो पेंशन से रिलेटेड जो भी दिक्कतें रहती हैं उस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करेंगे डिफेंस पेंशनर्स के लिए। ओके, तो प्रोजेक्ट नमन जो है वो हम देख सकते हैं डिफेंस पेंशनर्स, वेटरन्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए लॉन्च किया गया, इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया हुआ है। ओके, आप मुझे बताइए इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं, ठीक है, वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उनका नाम बताइए। रीवा के सैनिक स्कूल, मध्य प्रदेश के सैनिक स्कूल है, वहां से पढ़े हुए हैं, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट, तरंग शक्ति एक्सरसाइज 2024। ये इंडिया विल होस्ट फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज पे इंडिया फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है होस्ट कर रहा है। बहुत सारे नेशंस पार्टिसिपेट करेंगे। इसका नाम है तरंग शक्ति 2024 और इसको 2 फेज में होस्ट करेगा। पहला फेज आप देख सकते हैं 6 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में हो चुका है, जो कि सुलार तमिलनाडु में हुआ है। सेकेंड फेज आप देख रहे हैं 29 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, 14 सितंबर तक रहेगा, जो कि जोधपुर राजस्थान में हो रहा है। तो ये पूछ सकते हैं तरंग शक्ति 2 फेज में हो रहा है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज उदार शक्ति। ये इंडिया और मलेशियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है उदार शक्ति। याद रखिएगा ये कहां पर कंडक्ट की गई है? ये कंडक्ट की गई है मलेशिया में। याद रखिए क्वांटन मलेशिया में एक्सरसाइज अभी रिसेंटली कंडक्ट की गई है। ओके, नेक्स्ट है एक्सरसाइज मित्र शक्ति। ये एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। 10th एडिशन की एक्सरसाइज अभी इस बार हुई है 2024 में, और ये एक्सरसाइज श्रीलंका में कंडक्ट की गई है, श्रीलंका के आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में। याद रखिएगा मदरू ओया श्रीलंका में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट, पर्वत प्रहार, जिसको आप कह सकते हैं माउंटेन स्ट्राइक इंग्लिश में। ये इंडियन आर्मी ने कंडक्ट की एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एक्सरसाइज थी, जो कि कहां पर हुई है पूछ सकते हैं, तो लद्दाख में हुई है। तो पूछ सकते हैं पर्वत प्रहार या माउंटेन स्ट्राइक जो इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है वो कहां कंडक्ट की गई है? ऑप्शन दे देंगे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। आपको करेक्ट आंसर लगाना, दैट इज लद्दाख। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में हमारे अगस्त मंथ का, दैट इज साइंस एंड टेक। ओके, तो अब देखते हैं साइंस एंड टेक में क्या क्या चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप देखिए 2 पर्सन का मैंने नाम लिखा है, एक है सुनीता विलियम्स जो इंडियन ओरिजिन है, दूसरा है बेरे विल्मोर। ओके, ये दोनों अभी न्यूज में हैं क्योंकि नासा ने अभी इनको भेजा गया था। मैं आपको बता दूं इनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया था 8 दिनों के लिए सिर्फ, ठीक है। बट बिकॉज वहां कुछ तकनीकी खराबी होने की वजह से 8 मंथ्स हो चुके हैं और ये अभी वहीं पर हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से इनिशियली द मिशन वॉज प्लान फॉर 8 days बट दे हैव बीन इन ऑर्बिट फॉर अराउंड 8 months ड्यू टू द इशू विथ बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की वजह से ये 8 महीने से वहीं पर है। अब इनको लाया कब जाएगा, इस पर डिबेट चल रही है। फाइनली नासा ने बोला है कि
सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर को हम अर्थ में लाएंगे इन फेब 2025 में विद स्पेसएक्स। तो देख सकते हैं कि इनको भेजा गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और तब से वहां फंसे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट जिसका नाम है रूमी 1। तो पूछ सकते हैं इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का नाम क्या है, तो रूमी 1 नाम है। इसको डेवलप किया है तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है स्पेस जोन इंडिया, कोलैबोरेशन किया है मार्टिन ग्रुप के साथ। उन्होंने इस रूमी 1 फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट को लॉन्च किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। इस ग्लाइड बॉम्ब का नाम क्या है, गौरव। कहां से टेस्ट किया उन्होंने, सुखोई 30 MK1 से। ओके, तो डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है, आपको याद रखना है मेडन फ्लाइट टेस्ट किया है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का। ओके, जिसका नाम क्या रखा गया, गौरव। तो पूछ सकते हैं ये गौरव न्यूज में है, ये है क्या, तो आपको याद रखना है इट्स अ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। ओके, नेक्स्ट है, देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मैंने अभी सुनीता विलियम्स की बात की, ऐसे ही एक मिशन होने वाला है जो कि अभी हुआ नहीं है बट 2025 में मिशन होगा। इसका नाम रखा गया एक्सियोम 4 मिशन। ओके, ये मिशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने के लिए, जिसमें इंडिया और यूएस आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया के साइड से जो इंडिया के साइड से जो जाएंगे स्पेस स्टेशन में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वो है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। वो सेलेक्ट हुए एज अ प्राइम एस्ट्रोनॉट टू इंडिया यूएस मिशन टू स्पेस स्टेशन। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सेलेक्ट हुए हैं, तो शुभांशु शुक्ला सेलेक्ट हुए। आपको पता होगा ये गगनयान मिशन के लिए भी सिलेक्ट हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड मंकी पॉक्स RT-PCR किट। रिसेंटली इंडिजिनियसली बेस्ड किसने डेवलप कर लिया है, ये डेवलप किया है हमारे आंध्र प्रदेश बेस्ड कंपनी, इसका नाम है मेडटेक जोन। तो पूछ सकते हैं किसने डेवलप किया, मंकी पॉक्स बीमारी चल रही है उसका RT-PCR किट और इंडिया का पहला है, तो याद रखिएगा मेडटेक जोन ने डेवलप किया है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया का सेकेंड न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन, इसका नाम क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसका करेक्ट नाम है INS अरिघात। याद रखिएगा विशाखापट्टनम से 29 अगस्त को इसको इंडियन नेवी ने कमीशन किया, और पहली अगर न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन बताऊं तो वो थी INS अरिहंत। ओके, और सेकेंड कौन है, INS अरिघात। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, मैं अभी से बता रहा हूं। नेक्स्ट है विज्ञान धारा। विज्ञान धारा क्या, देखिए अभी रिसेंटली सरकार ने विज्ञान धारा को, कुछ स्कीम्स थी उसको कोलैबोरेट करके मिक्स करके विज्ञान धारा स्कीम लॉन्च की है। ये विज्ञान धारा स्कीम के लिए सरकार ने 10,579 करोड़ भी डिक्लेयर किए गए हैं। विज्ञान धारा स्कीम के बारे में बताऊं तो 3 कंपोनेंट्स मर्ज कर दिए गए यहाँ पर, साइंस एंड टेक इंस्टीट्यूशन एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, इनको कोलैबोरेट करके एक स्कीम लॉन्च की गई है विज्ञान धारा स्कीम। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट इंडिजिनस डेंगू वैक्सीन ये डेवलप की है, इसका नाम है डेंगीऑल। और इसको डेवलप किसने किया, इसको डेवलप किया है पेंसिया बायोटेक ने। तो पूछ सकते हैं डेंगीऑल जो इंडिया की पहली इंडिजिनस डेंगू वैक्सीन है, इसको बनाया किसने, तो पेंकिया बायोटेक ने इसको डेवलप किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में EOS 08 कह रहे हैं। आपको पता होगा इसरो का फॉर्मेशन हुआ था 15 अगस्त 1969 में, इसीलिए 15 अगस्त को इसरो ने ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे लॉन्च किया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसका नाम है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08। और इसको किस लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया वो भी आप देख सकते हैं, इसको लॉन्च किया गया है SSLV D3 से, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस लॉन्चिंग व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया है ना। इसका एजेंडा क्या है आप ये सोच रहे होंगे, तो इसका जो एजेंडा है वो है डाटा कलेक्ट करना, अर्थ सरफेस का, अर्थ एटमॉस्फेयर का, अर्थ ओशन का, ये सब डाटा जो है ये कलेक्ट करेगा। और रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है, तो याद रखिए पूछ सकते हैं कब लॉन्च किया गया है या किस व्हीकल से लॉन्च किया गया है, तो वो आपको करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया का पहला पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, इंडिया फर्स्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, इसका नाम क्या है, इसका नाम है समुद्र प्रताप। तो डेवलप किसने किया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको डेवलप किया। तो ये भी पता होना चाहिए इसको डेवलप किसने किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, यहां पे डिफेंस हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पाते हैं स्कीम्स। जितनी भी स्कीम्स अगस्त मंथ में न्यूज में है उन सबको एक बार में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्कीम्स की बात करें तो सबसे पहले सुभद्रा योजना, ये योजना उड़ीसा गवर्नमेंट की स्कीम है। जिस स्कीम के अंदर आपको याद रखना है सुभद्रा योजना के अंदर होगा क्या, उड़ीसा गवर्नमेंट की स्कीम है। इस स्कीम के अंदर उड़ीसा गवर्नमेंट 50,000 5 सालों में वुमेन्स को 1 करोड़ वुमेन्स को देने वाली है। 5 इयर्स में 50,000 मतलब आप देख सकते हैं, मतलब पर वुमेन को 50,000 रुपए मिलेंगे पर वुमेन को, मैं आपको बता दूं 5 सालों के अंदर, मतलब 10,000 रुपीज आप कह सकते हैं पर
ईयर जो है वो उड़ीसा गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी 1 करोड़ वुमेन्स को। ओके, और ये जो एलिजिबल वुमेन्स होंगी उनको प्रोवाइड किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को इसका इनॉग्रेशन भी करने वाले हैं। ठीक है, और 10,000 रुपीज पर ईयर जो है सरकार प्रोवाइड करेगी। उसको 2 इंस्टॉलमेंट में देगी, 5,000 राखी के टाइम पर और 5,000 आप देख सकते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे के टाइम पर। जैसे 10-10 हजार रुपए वुमेन्स को दिए जाएंगे इस सुभद्रा स्कीम के अंदर। ओके, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। ठीक है, ये योजना आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश की है। यहाँ पर जो सोशली इकोनॉमिकली वल्नरेबल वुमेन एंड पेरेंट्स हैं उनके, ठीक है, वो अपने जैसे जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूं सबसे पहले यहाँ पर ऐसे पेरेंट्स, ये स्कीम एक्चुअली है क्या वो मैं आपको बता दूं। देखिए, ये स्कीम जो है ये फाइनेंशियल सपोर्ट देगी, कितना वो भी बताया दो, 1,000 रुपए पर मंथ स्टेट गवर्नमेंट देगी। किसको देगी वो बताता हूं। फाइनेंशियल सपोर्ट देगी टू आइडेंटिफाइड सोशली एंड इकोनॉमिकली वल्नरेबल वुमेन एंड पेरेंट्स। जो वल्नरेबल वुमेन्स हैं, ठीक है, जो डेस्टिट्यूट वुमेन्स हैं उनको हेल्प करेगी, ज्यादा ऐसे पेरेंट्स हैं, ठीक है ना, उनको हेल्प करेगी, है ना, ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि इकोनॉमिकली वल्नरेबल वुमेन, पेरेंट्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन को हेल्प किया जाएगा, क्योंकि उनको पढ़ाने के लिए, है ना, उनके एजुकेशन के लिए, उनकी वेलबींग के लिए पेरेंट्स मदद कर सके, तो उसके लिए सरकार उनके पेरेंट्स को 1,000 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। ठीक है, तो आपको यार कि इससे बच्चे के एजुकेशन, न्यूट्रिशन और हेल्थ एक्सपेंसेस जो हैं वो कवर हो सके। ओके, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन योजना। देखिए, ये जो योजना है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट इसको एक्सटेंड कर दिया है, इस स्कीम को। ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताता हूं, इसको एक्सटेंड कर दिया गया 2028-2029 तक के लिए। इस स्कीम का आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव स्कीम का है टू क्रिएट इकोसिस्टम फॉर सेटिंग अप कमर्शियल प्रोजेक्ट टू बूस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन 2G इथेनॉल सेक्टर। देखिए, जनरली हम देखते हैं इथेनॉल 1G फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल सेक्टर हम देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन में होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर इथेनॉल का क्रिएशन होता है फूड रिसोर्सेस को लेते हुए, मतलब फूड सोर्सेज जो होते हैं उनका यूज करके बनाया जाता है। जैसे शुगर है, स्टार्च है, वेजिटेबल ऑयल है, उन सब का यूज करके आप इथेनॉल बनाते हैं। तो फूड तो हमारे पास लिमिटेड है, आप उससे इथेनॉल बनाएंगे तो फूड ही नहीं बचेगा। बट जो 2G टेक्नोलॉजी है, दैट इज सेकेंड जनरेशन, यहाँ पे हम नॉन फूड क्रॉप्स यूज करते हैं, मतलब जिनको हम खा नहीं सकते, दे आर नॉन एडिबल, उनसे हम इथेनॉल बनाते हैं। तो ये अच्छी बात है। तो हम सेकेंड जनरेशन इथेनॉल सेक्टर पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जीवन योजना जो है वो उसी से रिलेटेड है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। ये स्कीम झारखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। यहां पर डायरेक्टली वुमेन्स को 1,000 रुपए उनके अकाउंट में, यानी कि पर मंथ जो है वो ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है, जो एलिजिबल वुमेन्स रहेंगी उनको डायरेक्ट उनके अकाउंट में 1,000 रुपीज ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना। ये योजना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इसके अंदर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 10 लाख नए MSME, दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो स्टेट गवर्नमेंट्स में है उनको डेवलप करेगा। और गवर्नमेंट उसका ये मानना है कि जब ये 10 लाख नए MSMEs बनेंगे तो करीबन 50 लाख अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डेवलप होगी इस मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना के अंदर। ओके, नेक्स्ट है दीनदयाल स्पर्श योजना। ये योजना आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है, उसने लॉन्च किया है दीनदयाल स्पर्श योजना। जहां पर रिसर्च और स्कॉलरशिप दी जाएगी, किसमें, किसको दी जाएगी, फ्लैटली अमंग स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया। फ्लैटली के लिए जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब जो लोग पोस्टेज स्टैम्प्स का कलेक्शन वगैरह करते हैं, स्टडी करते हैं, उनको स्कॉलरशिप और रिसर्च के लिए सरकार क्या देने वाली है, दैट इज स्कॉलरशिप देगी। तो ये आपको याद रखना है, ये योजना लॉन्च की हुई है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। ये हिमाचल प्रदेश ने स्कीम ने लॉन्च की है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इसके अंदर जो चिल्ड्रन है, ओके, उनको बॉइल्ड एग और फ्रूट्स दिए जाएंगे वंस अ वीक। ओके, तो ये सरकार ने बनाया, इसमें न्यूट्रिशियस फूड मिल सके गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन को। ओके, तो ये स्कीम भी लॉन्च की है हिमाचल प्रदेश ने। ओके, कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं ये हिमाचल प्रदेश के CM है। जरा इनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिए कि हिमाचल प्रदेश के CM का नाम क्या है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए स्कीम का नाम क्या है, गोएम बिना मूल्य विज येवजेन स्कीम। ठीक है, ये स्कीम कौन से स्टेट की, तो पहले देखो गोयम लिखा है तो गोवा लगा देना आंसर। ये स्कीम है क्या मैं आपको बताता हूं। गोवा के CM आपको पता होगा प्रमोद सावंत जी हैं। ओके, उन्होंने स्कीम को लॉन्च की है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आपने सुनी होगी, जहां पर सोलर रूफटॉप लगाने की बात की जा रही थी रेसिडेंशियल हाउसहोल्ड में, जिससे कि वो खुद की इलेक्ट्रिसिटी बना सके। तो उसी को अलाइन करने के लिए ये स्कीम जो है गोवा गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई। ओके, जल्दी से मुझे बता दो गोवा के गवर्नर का नाम क्या है, हु इज द गवर्नर ऑफ गोवा, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओ। ओके, अब हम आते हैं अवार्ड्स पे।
अब देखिए मैंने आपको एक एक करके सारे सेगमेंट कवर कराता जा रहा हूं। अब अगस्त मंथ के 2024 में जितने अवार्ड्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे अवार्ड, ठीक है। ये अवार्ड तिमोर जो कंट्री है आप यहां देख रहे होंगे, ठीक है, इस कंट्री ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को दिया है। वहां के प्रेसिडेंट यानी कि जोस रामोस हॉर्ता ने यह अवार्ड हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को दिया है। ओके, नेक्स्ट कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड। यह अवार्ड फिजी कंट्री जो है उसने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो भी द्रौपदी मुर्मू जी को दिया हुआ है। ओके, और प्रेसिडेंट ये जो दे रहे हैं द्रौपदी मुर्मू का अवार्ड, इनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फिजी। ओके, जो ये अवार्ड हमारे द्रौपदी मुर्मू देश की प्रेसिडेंट को दिया उन्होंने। ओके, नेक्स्ट विज्ञान टीम अवार्ड। अभी आपको नेशनल स्पेस डे के दिन विज्ञान टीम अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड दिया गया चंद्रयान 3 की जो टीम थी इसरो की, उनको ये विज्ञान टीम अवार्ड दिया गया है। ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो अभी 2023 में हुआ, जो फर्स्ट एडिशन था, 2024 में अभी जो हुआ है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, उसमें यह अवार्ड दिया गया है। इसी पुरस्कार में विज्ञान रत्न अवार्ड भी दिया गया और वो दिया गया है जी प्रभानंदन को। याद रखिए, जी प्रभानंदन प्रोफेसर हैं जिनको यह अवार्ड दिया गया, विज्ञान रत्न अवार्ड फॉर हिज बायोलॉजिकल साइंस के लिए उनको ही मिला है। नेक्स्ट नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड जो कि सितंबर में दिया जाएगा। 2022 का भी दिया जा रहा है और 2023 का भी दिया जा रहा है। 2022 का जो है वो याद रखिए उत्तम सिंह को दिया जा रहा है और 2023 का ये अवार्ड आप देख सकते हैं किसको दिया जा रहा है, ये दिया है चित्रा को, दिया है KS चित्रा को 2023 का दिया जा रहा है। तो ये दोनों अभी न्यूज में है, सितंबर में भी न्यूज में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है अनुभव पुरस्कार। ये 7th एडिशन था अनुभव पुरस्कार का, जो कि सेरेमनी अभी न्यू दिल्ली में हुई, विज्ञान भवन में अगस्त में सेरेमनी हुई। ये अवार्ड एक्चुअली किनको मिलता है? टू प्रमोट गुड गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस शेयर्ड बाय रिटायरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। जो रिटायरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, याद रखिए रिटायरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, उनके एक्सपीरियंस पर, उन्होंने कितना अच्छा काम किया है उसको देखते हुए उनको अनुभव अवार्ड जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ओके, नेक्स्ट है ये देखिए करियर लेपर्ड अवार्ड। ये कौन सा अवार्ड है? जिसका नाम है पार्डो अला कैरेरिया अवार्ड। देखिए ये अवार्ड इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट पहली बार किसी इंडियन को मिला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये अवार्ड स्विट्जरलैंड में दिया गया है इन लकानो फिल्म फेस्टिवल, यानी लकानो फिल्म फेस्टिवल में ये अवार्ड दिया गया और ये शाहरुख खान को अवार्ड मिला है और पहली बार किसी इंडियन को मिला है, इसलिए मैंने आपके लिए कवर कर दिया। ओके, नेक्स्ट नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 जो कि 78th एडिशन था नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 का। ये अवार्ड यार कि न्यू दिल्ली में अभी रिसेंटली दिए गए हैं। इसमें से बेस्ट फीचर फिल्म बनी है आतम। ओके, याद रखिएगा आतम जो है विनर रही है। बेस्ट एक्टर है ऋषभ शेट्टी जो कि कंतारा मूवी के एक्टर हैं। बेस्ट एक्टर देख सकते हैं नित्या मेनन और मानसी पारेख। नित्या मेनन जो है वो याद रखिएगा दैट इज त्रिचित्रा बलम के लिए मिला है और मानसी पारेख को कच एक्सप्रेस के लिए मिला है। बेस्ट डायरेक्टर सुजा बरजातिया है ऊंचाई मूवी के लिए, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको ये याद रखना है, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए बेस्ट ओडिया मूवी, ठीक है, बेस्ट ओडिया मूवी का अवार्ड, नेशनल अवार्ड किस मूवी को मिला है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, फौजी, दमन या तो ऊंचाई, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट नेशनल जियो साइंस अवार्ड। ये अवार्ड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दिया है टोटल 21 जियो साइंटिस्ट को। नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2023 जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट, तो यहां पर अवार्ड्स कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं जितने भी कोई प्रोजेक्ट, ऐप या पोर्टल लॉन्च किए हैं इस अगस्त मंथ को। अब आप देख सकते हैं मैंने प्रॉपर्ली अगस्त मंथ की हर चीजों को कवर किया हुआ है। ओके, देखिए शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये हमारी जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है जिनका नाम अन्नपूर्णा देवी यादव, ओके, ये उनकी इमेज दिखी होगी, इन्होंने इसको लॉन्च किया शी बॉक्स पोर्टल को। शी बॉक्स पोर्टल है क्या वो मैं आपको बताता हूं। जो सेक्सुअल हरासमेंट में कंप्लेंट्स आती हैं, जो वुमेन्स वर्कफोर्स में वर्क करती है, उनको कंप्लेन करनी है तो इस पोर्टल का इस्तेमाल करके वो कंप्लेंट्स कर सकती हैं। उसके लिए शी बॉक्स पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट है ई सांख्यिकी पोर्टल। ई सांख्यिकी पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने लॉन्च किया है। ये पोर्टल जो है एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव डाटा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा टू प्रोवाइड इजी एक्सेस टू रिलायबल स्टैटिस्टिकल डाटा। तो एक तरीके से आपको डाटा मिलेगा इस ई सांख्यिकी पोर्टल से। ओके, नेक्स्ट है सी नर्मदा। ये किसने लॉन्च किया है वो मैं आपको बताता हूं। IIT गांधीनगर, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर, ने एक न्यू सेंटर डेवलप किया है, क्रिएटेड अ न्यू सेंटर कॉल्ड एज सेंटर ऑफ फॉर नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट। इसका नाम रखा गया सी नर्मदा, जो स्टडी करेगी नर्मदा रिवर को और उसके सराउंडिंग एरियाज को स्टडी की जाएगी, ठीक है। और ये सेंटर जो है ये वर्क करेगा IIT इंदौर के साथ, तो इसलिए IIGTN दैट इज
सॉरी IITGN दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर और IIT इंदौर का मिलकर कोलैबोरेशन है सी नर्मदा के लिए। ओके, नेक्स्ट है उपस्थिति पोर्टल, अटेंडेंस पोर्टल लग रहा है, बिल्कुल झारखंड ने लॉन्च किया है। और यहाँ पर आप पोर्टल इसलिए बनाएंगे, इसमें आप जब भी जो डेली डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, ये हेल्थ डिपार्टमेंट में आए तो इनकी जो अटेंडेंस है वो प्रॉपर रिकॉर्ड हो सके, उसके लिए उपस्थिति पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट है ड्रिफ्ट पोर्टल। ड्रिफ्ट पोर्टल का फुल फॉर्म है डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पावर सेक्टर। देखिए ये जो है हमारे मनोहर कत्तर जो यूनियन मिनिस्टर हैं पावर के, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ये पोर्टल है क्या, देखिए जब डिजास्टर आ जाता है, ठीक है, इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर, जो ड्रिफ्ट पोर्टल है ये इंश्योर करेगा कि डिस्टर्बेंस इन द पावर सेक्टर आर हैंडल क्विकली एंड इफेक्टिव। जब डिजास्टर आता है हम देखते हैं कि पावर सेक्टर किस तरह इफेक्ट होता है, तो उसको हैंडल क्विकली और इफेक्टिवली किया जा सके, उसके लिए यानी कि डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पावर सेक्टर ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट अब हम कुछ ओबेटरीज को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो भी अगस्त मंथ में जिन जिन की डेथ हुई है उनको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले आप देखिए फॉर्मर सीएम है मेघालय के, ठीक है, कांग्रेस पर्सन है जिनका नाम है सलसेंग सिमरक, इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है, ये पॉलिटिशियन थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंडियन सोशल रिफॉर्मर, इनका नाम है शोभाना रनाडे। ओके, तो शोभाना रनाडे जो है एट द एज ऑफ 99 इनकी भी डेथ हो गई है। ओके, नेक्स्ट है बुद्धादेव भट्टाचार्य जी। ओके, तो बुद्धादेव भट्टाचार्य जी की अगर बात करूं तो याद रखिएगा ये वेस्ट बंगाल के सीएम रह चुके हैं, सीपीआईएम के इंपॉर्टेंट लीडर हैं, अभी इनकी डेथ हो गई है, तो ये भी आपका रखना, फॉर्मर सीएम वेस्ट बंगाल के रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सुंदरजना पद्मनाभन, याद रखिए सुंदरराजन पद्मनाभन, ये फॉर्मर चीफ रह चुके हैं आर्मी के, और इनकी भी अभी एट द एज ऑफ 83 जो आप देखेंगे इनकी डेथ हो गई। ओके, नेक्स्ट है ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल है इंडियन कोस्टल गार्ड के, इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल है राकेश पाल, इनकी डेथ हो गई। ठीक है, ये ऑफिशियल फंक्शन में गए थे अटेंड करने, वहां पर इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिए हार्ट अटैक की वजह से इनकी डेथ हो गई। ओके, राम नारायण अग्रवाल, इनको हम फादर ऑफ अग्नि मिसाइल भी कहते हैं, है ना, इनकी भी रिसेंटली डेथ हो गई, यानी कि ओल्ड डिसीज की वजह से अग्नि, फादर ऑफ अग्नि मिसाइल इनको कहा जाता है, इनकी भी डेथ हो गई राम नारायण अग्रवाल की। ओके, नेक्स्ट है यामिनी कृष्णमूर्ति, याद रखिएगा ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांसर हैं, एट द एज ऑफ 84 यामिनी कृष्णमूर्ति की भी डेथ हो गई है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मर यूट्यूब सीईओ सुसान, याद रखिए सूजन वोजिकी, याद रखिए सूजन वोजिकी जो है इनका नाम है, के नाम से आपको याद रखें, इनकी भी अभी एट द 56 इनकी डेथ हो गई। ओके, आप मुझे बताइए एट प्रेजेंट अभी यूट्यूब के सीईओ कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट अब हम कुछ बात कर लेते हैं मिसलेनियस की, जो कि हमारा लास्ट सेगमेंट होने वाला है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वुमेन्स एंड मेंस इन इंडिया 2023, देखिए अब इस पे मैं क्या बताने वाला हूँ, 2023 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 2036 लिखना था मुझे। एक्चुअली क्या है, देखिए 2011 में अगर हम सेक्स रेशियो देखें तो हमारे यहाँ सेक्स रेशियो था 943, ओके 2011 का, बट ये रिपोर्ट कह रही है कि 2036 में हमारे यहाँ का सेक्स रेशियो होगा 952, याद रखिएगा, जो कि बेटर होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि ये अभी रिसेंटली रिपोर्ट में ये बात बताई गई है जेंडर इक्वालिटी की तरफ से, है ना। नेक्स्ट ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड 2024 आया है, जिसमें हमारे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को A+ रेटिंग मिली है, याद रखिएगा, और ऐसा नहीं उनको फर्स्ट टाइम ये रेटिंग मिली है, सेकेंड टाइम उनको A+ की रेटिंग दी गई है, ओके, आरबीआई गवर्नर को। नेक्स्ट है दुम्बू डैम, देखिए दम्बू डैम बहुत न्यूज में आ गया था, गोमती रिवर पर है, जो कि त्रिपुरा में सिचुएटेड है। एक्चुअली न्यूज ये फैला दी गई थी सोशल मीडिया में कि हमने इस डैम के गेट्स खोल दिए जिससे बांग्लादेश में फ्लड आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने एकदम क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसकी वजह से हमने ऐसा कुछ नहीं किया है कि हमने बांग्लादेश को फ्लड ला दिया है, हम बांग्लादेश से चिढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। जिससे आपको पता होगा त्रिपुरा में बहुत ज्यादा बारिश हुई है ना, जिसकी वजह से फ्लड जो है त्रिपुरा में भी आए और उसका इंपैक्ट आपको बांग्लादेश में भी देखने को मिला है। तो ये डैम आपको याद रखना है त्रिपुरा में है, गोमती रिवर में, जो कि अभी न्यूज में आ गया। ठीक है, तो ये थी सारी अगस्त मंथ की सारी करंट अफेयर्स मैंने एक सिंगल लेक्चर में कवर कर दी। ओके, कैसा लगा लेक्चर, वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए, बहुत मेहनत से मैंने इस पीपीटी को बनाया है और क्विक रिवीजन कराया है। तो आप सोचोगे सर अगस्त मंथ तो आपने करा दिया, क्या आपके पास ऐसी कोई बुकलेट है जो जनवरी से लेकर अगस्त तक की सारी चीजें एक जगह कवर हो और हम उसको पढ़ के चल जाए, हमारा एग्जाम निकल जाए? तो ये लो, मैंने आपके लिए एक बुकलेट बना दी है, 8 मंथ करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर अगस्त तक की। ऐसे ही याद रखिएगा, पॉइंट फ्रेम में सारी चीजें बनाई हुई हैं, आप गो थ्रू कर लेना और आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप करो, आपको इस बुकलेट की डिटेल्स मिल जाएंगी, और चाहो तो डायरेक्ट एप्लीकेशन से भी जाकर आप बुकलेट को बाय कर सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करंट अफेयर्स का डाल दिया है। तो आप कहेंगे सर सैंपल दिखाइए, देखिए मैंने कुछ पेज के सैंपल्स यहाँ पर डाले हुए हैं, बाकी डिटेल वीडियो जो आपका ये बुकलेट रहेगी वो आपको जब आप व्हाट्सएप करेंगे आपको मिल जाएगी, बट इसका एक कोई चार्जेस है, याद रखिएगा, एक वन टाइम चार्ज है।
बार बार चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है, वन टाइम चार्ज है। उसके बाद आपको जैसे अभी सितंबर मंथ स्टार्ट हो गया है, अक्टूबर मंथ आएगा, नवंबर आएगा, है ना, तो आगे की भी बुकलेट्स आएंगी तो वो इसमें ऐड होती जाएंगी। कहने का मतलब 8 मंथ, 9 मंथ, 10 मंथ जो भी आगे करंट अफेयर्स आएंगी वो उसमें मैं ऐड करता जाऊंगा। तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको एक बार पे करना है और फिर लाइफ टाइम आपको वैलिडिटी मिलेगी। इसके साथ साथ मैं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए भी एक बुकलेट प्रोवाइड करूंगा, जिसमें 1500 से ज्यादा एमसीक्यूज होंगे। जनवरी से अगस्त तक की इसमें सारी करंट अफेयर्स होंगी जो एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगी। 8 मंथ करंट अफेयर्स इसमें ही रहेगी। इस बुकलेट के साथ ये बुकलेट भी मिलेगी। मैंने आपको बताया व्हाट्सएप पे मैसेज करो या तो आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। याद रखिएगा, अब आप सोचोगे बुकलेट मिलेंगी कैसे। आप जब मुझे व्हाट्सएप करोगे तो आपको एक टाइम का चार्ज पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कोई चार्ज नहीं पे करना। जितनी भी पुरानी करंट अफेयर है, ओल्ड करंट अफेयर्स, वो भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। ये दोनों बुकलेट दूंगा आपको। मेरा डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर आता है वो आप लोग देखते होंगे, उसकी पीडीएफ दूंगा मैं आपको। आप मेरा वीकली देखते होंगे, अभी आप देखा मैं हर मंथली करंट अफेयर्स बनाता हूं, उसकी पीडीएफ आपको दूंगा, ठीक है। मैं आपको टॉपिक वाइज सीरीज बनाता हूं, उसकी पीडीएफ दूंगा। अभी मेरा स्टैटिक जीके सीरीज चला कर आपने देखा होगा, फोक डांसेस पे हमने वीडियो बनाया, ठीक है, उन सबकी पीडीएफ दूंगा। मतलब एक बार में सारी चीजें जो है ना एक जगह पर मिल जाएंगी आपको। तो वन टाइम पे करो, फिर अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको हर चीजें यहां पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो आपको लेट नहीं करना है और तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करो। याद रखिएगा, अगर आप सीरियस हो तो थोड़ा सा भी अपने पे स्पेंड करके आप अपने एग्जाम को बेटर करना चाहते हो तो तुरंत व्हाट्सएप कर देना, आपको डिटेल्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और चाहो तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन में डाउनलोड करोगे देवाशीष क्लासेस, तो वहां पर आपको अदर सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस मिलेंगी। तो आप चाहो पॉलिटी, ज्योग्राफी, ऐसे सब्जेक्ट्स की क्लासेस चाहिए तो वो मिल जाएंगी। आप सोचोगे सर करंट अफेयर्स को छोड़ के पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री इन सब के नोट्स भी रखते हैं क्या आप? बिल्कुल है। आप मेरे एप्लीकेशन जाओ, वहां पर हैंड रिटन नोट्स करके फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। आप जाकर उसको नोट्स को एक बार चेक कर लो, ठीक है। वहां पर आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री इन सब के नोट्स वहां पर अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आप इस नोट्स को वहां से जाकर बाय कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट क्वेरी है तो ये मेरा कॉलिंग नंबर दिया हुआ है, ये मेरा कॉलिंग नंबर है और ये 208 करके मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ओके। और एप्लीकेशन से जाके देवाशीष क्लासेस जो एप्लीकेशन का नाम है, वहां से आप हर चीजें डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा, मैं आपको एक और बता दूं कि आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करें तो उसका कोर्स भी मेरे एप्लीकेशन में अवेलेबल है, ठीक है। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर हम तो स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका कोई जनरल स्टडीज का कोर्स है जहां पर हम सारे सब्जेक्ट्स मिल जाए? तो बिल्कुल एप्लीकेशन जाना, वहां पर आपको मेरा जनरल स्टडीज का भी कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, जहां पर पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट वगैरह सब कुछ मैंने एक साथ कराया हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, टू द पॉइंट में पढ़ाता हूं, इधर उधर की बातें नहीं करता हूं। जिसको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है उसको ये लेक्चर पसंद आएगा, जिसको थोड़ा इधर उधर टाइम पास करना है उनको ये लेक्चर पसंद नहीं आएगा। तो अगर आप लोग सीरियस स्टूडेंट्स हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। और इसकी मैंने अभी आपको बताया, इसकी भी पीडीएफ आपको याद रखिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ही मिलेगी। जो लोग पे करेंगे, याद रखिए वन टाइम पे है, उसके बाद आपको सारी चीजें मिल जाएंगी और उसके बाद आपको टेंशन ही नहीं लेना, एक बार पे करना है उसके बाद फ्री हो जाओ। हर चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। पुरानी भी 2023 से आपको चाहिए वो मिल जाएगी, 2024 की मिल जाएगी, आगे आने वाला 2025 की मिल जाएगी। मतलब लाइफ टाइम वैलिडिटी दे दूंगा यार आप लोग को मैं एक बार में। इसमें आप लोग को कभी भी लाइफ में कोई भी करंट अफेयर्स की दिक्कत ना आए, ओके। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना प्लीज। यार ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाया हुआ है। इस पीपीटी को बनाते हुए मुझे, मैं आपको बता दूं, रात हो गई बनाते बनाते। मैं 2 दिन से इस पीपीटी को बना रहा हूं और आज जाके इस वीडियो को मैं कंप्लीट कर पाया हूं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इस वीडियो को बस आप मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। ये दो आप काम कर दोगे मेरे लिए काम हो जाएगा, ओके। आप लोग ऐसे ही शेयर करते रहिए। हमारी फैमिली 1 मिलियन की ओर बहुत क्लोज है। बहुत जल्दी हम 1 मिलियन का टारगेट अचीव करेंगे और ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा, ओके। तो यहां पर मैं चलता हूं। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।